LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम जो मेन ओपोनेंट ग्रुप था, वेरी वेरी प्रोफेशनल, हार्डकोर, नाउ वी कैन कॉल देम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एट दैट पॉइंट इन टाइम. यू आर क्वाइट राइट इन दैट. ये सुसाइड बॉम्बिंग और जो गुरिल्ला टैक्टिक्स थे, यू कैन इन अ वे कॉल LTTE ओरिजिनेटर ऑफ दैट. LTTE के जितने भी कार्डर्स होते थे, ये बड़ा फेमस था वहाँ पे. वो सब के सब एक साइनाइड कैप्सूल लटका के चलते थे गले में. फिर आप दूसरे टैक्टिक्स अपनाते हैं जहाँ आप उस एसिमेट्री को डाइल्यूट कर सकें. Right. So that is where these ambushes, surprise attacks, small team actions, they all come into play. And that LTTE had almost perfected. Wow. Or the biggest thing which went in their favor was that they were not scared to die. Yeah. Now, how do you fight an enemy who is not scared to die? What we saw there, that by virtue of that suicide cyanide capsule in their around their neck, he was prepared. He knew that I'm not going to survive, and therefore he used to go all out. See, their end goal was what they call Tamil Eelam, Tamil nation. They wanted that give us firstly the equal rights as citizens of Sri Lanka, and all of a sudden the calm was broken by sudden opening of gunfire and blasts. I had seen nothing till then. It's only the sound of the firing which alerted us that yes, something is wrong. I first felt that something has happened to me. You know, you just felt the impact. जैसी आपको गोली लगी, Yeah. your So first I reaction looked was down. कुछ तो हुआ. I looked down and I saw blood coming out. My rifle was slung in my hand. I picked up the rifle and started firing in their direction. आपको AK-47 से फायर किया था सर? AK-47 स्टैंडर्ड वेपन था जो LTTE वाले LTTE यूज़ करते थे. AK-47, M16 राइफल्स, वो यूज़ करते थे वो. तो ये जो फायरिंग मेरे ऊपर हुई थी वो AK-47 से थी. उसके दिमाग में केवल ये बात आई कि साहब की ब्लीडिंग हो रही है तो मैं कुछ तो करूं इसको रोकने के लिए. और उसने अपनी पगड़ी उतार कर, उसके बाल पूरे खुले हुए, सिख के बाल होते हैं पूरे, उसके बाल खुल गए, बट उसको उसकी चिंता नहीं थी. ये किसी ट्रेनिंग एकेडमी में नहीं सिखाया जाता. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ. तो बताने में हमारे तो कान सबसे पहले खड़े होते थे, कोई हमें कुछ खबर दे दे. उससे बोला सर मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 6 महीने में आपके साथ मैं बहुत करीब हो गया हूँ, बहुत नज़दीक हो गया हूँ, अच्छे रिलेशन है हमारे, और मैं आप लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ फॉर एक डिसिप्लिन फौजी होने के नाते. मैं आपको बताने ये आया हूँ कि मैं LTTE का हार्डकोर वेपन कैरिंग कार्डर हूँ. Hello and welcome to another episode of the Brown Guy Podcast. दोस्तों, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है उस पे हम कुछ ऐसी कहानियों के बारे में बात करने वाले हैं जो आज से 30-35 साल पहले हो चुकी है. इस कंट्री में नहीं, श्रीलंका में. कुछ बहुत ही अमेजिंग स्टोरीज़ आज के पॉडकास्ट से निकल के आने वाली है जो शायद आपने और मैंने इससे पहले नहीं सुनी है. हाँ, हमने इन सब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ मूवीज़ देखे होंगे या यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी या कुछ रूमर्स सुने होंगे इसके बारे में. बट आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं, ब्रिगेडियर मनोज मोहन सर जी, वो एक्चुअली श्रीलंका में डिप्लॉयड थे. उनका जो यूनिट था IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी श्रीलंका में जाना और वहाँ पे रेबेलियन जो लोग कर रहे थे, जो रेबेल्स थे, LTTE, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स, जो ऑर्गेनाइजेशन था 90s में श्रीलंका में, उनके साथ एंड श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ मिल के ऐसे रहना जिससे कि एक शांति का माहौल बना रहे. बट आप भी ये जानते हो, मैं भी जानता हूँ, दैट टू अचीव एब्सोल्यूट पीस देयर मस्ट फर्स्ट बी एब्सोल्यूट वायलेंस. ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बट दुनिया में ऐसे ही होता है. आप इमेजिन करो, आप श्रीलंका के डेंस जंगल्स में हो, जहाँ से आप एक ऐसी टेरेन नेविगेट कर रहे हो जो आपने पहले कभी देखी नहीं है, जहाँ पे नीचे लैंडमाइंस हो सकते हैं, जहाँ पे ऊपर स्नाइपर्स हो सकते हैं, जंगल में जंगली जानवर तो है ही हैं जो आपके खून के प्यासे हैं. आपको रहना भी वहाँ पे है, आपको सोना भी वहाँ पे. आप सो गए और उस एरिया में फ्लड्स आ गए, पानी भर गया. इतने ख़तरनाक हालातों में ब्रिगेडियर मनोज मोहन जी रह के आए हैं उनके यूनिट के साथ में. इनकी कहानियां हम आज सुनेंगे एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड में ऑफ द ब्राउन गाय पॉडकास्ट. स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय. ब्रिगेडियर मनोज मोहन सर, वेलकम टू द ब्राउन गाय पॉडकास्ट.
सर इट्स वेरी रेयर कि आई कम अक्रॉस समवन जिन्होंने आर्मी में ऑलमोस्ट 35-36 साल बिताए अपने लाइफ के. दैट्स अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट, टू बी स्पेंट इन द आर्मी. एंड उससे भी ज़्यादा रेयर ये है जब मैं व्हेन आई कम अक्रॉस समवन जिन्होंने जो श्रीलंका में डिप्लॉय हुए थे इन द लेट 90s, राइट. इट्स एन ऑपरेशन विच वॉज वेरी वेरी क्रूशल फॉर इंडिया फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, बट ऑल्सो श्रीलंका के लिए भी वो बहुत ज़रूरी था बिकॉज कहीं ना कहीं both these countries were connected and still are to some degree, right? So I'm sure the geopolitical game was such that our involvement was mandatory. But हम ज़्यादा सुनते नहीं उसके बारे में. I mean sure there are couple of movies जो हैं and उसमें कुछ चीज़ें कुछ details बताई है. But I was so excited to meet you because आप actually वहाँ पे थे and आपसे वो वाक़या सुनना ये this is something I'm looking forward to, right? उसके अलावा आप इंडिया में भी बहुत जगहों पे कमीशन थे. यू वर इन कश्मीर, यू वर इन द नॉर्थ ईस्ट एज वेल, राइट. सो ये सारी चीज़ें मुझे आपसे समझनी है सर, बट आई वॉन्ट टू डाइव राइट इन टू इट. सो हाउ वॉज श्रीलंका इन द 90s? कैसा था श्रीलंका? हाउ वॉज द स्ट्रीट्स ऑफ कोलम्बो इन द 90s? वॉज इट रिस्की बिकॉज देयर वर सुसाइड बॉम्बर्स हियर एंड देयर? देयर वॉज अ वेरी वेरी पावरफुल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन LTTE, जिसका नाम हम कहीं ना कहीं आज भूल चुके हैं. But of course, that time it was very prominent. So how was Sri Lanka, sir? Right. At the outset, first of all, thank you, Jaideep, for giving me this opportunity and discovering me for this podcast. As you said, 35 years, 36 years are a long time in the army. और आपकी सर्विस के शुरुआत में ही जब 1-2 साल की नौकरी के साथ आपको मौका मिलता है एक्टिव ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करने का, that's a good fortune for a soldier. Yeah. It's an opportunity that we all look forward to. Before we come to the operations proper, Sri Lanka, as you know, known as the Emerald Island, Teardrop Island, beautiful place surrounded by sea all around. There are two ethnic compositions in Sri Lanka. One is Sinhalese and the other is Tamil. Yeah. Tamilians, as the name goes, have their ethnic affinity with India. Very strong, very close affinity with India. There were certain ethnic issues in Sri Lanka because of which the Sinhalese government, which is a majority, and the Tamils, which were in minority, in the northern and eastern province of Sri Lanka. Primarily Tamilians are concentrated in that area. So there were certain issues going on, and they had certain grievances, the Tamil minorities, which they felt apparently that are not getting addressed properly. Tamils हमेशा से minorities में थे? हमेशा से. Okay. Sinhalese is the main official language. Yeah. And they have the space of primacy in Sri Lankan system. India has its own stake there because of the ethnic connectivity with Tamil Nadu. Yeah. और बहुत close bonding है, family relations हैं. Yeah. Origin, they trace their origin to India. यहाँ से migrate होकर के उधर गए हैं. Yeah. So India obviously had a stake in that it wanted a peaceful, stable neighborhood. Yeah. और इसके तहत ही एक श्रीलंका में जूनियस जयवर्धने was the president and we had Mr. Rajiv Gandhi as the prime minister. And there were negotiations between these two governments. And we finally came to what came to be known as the Indo-Sri Lanka Peace Accord. Yeah. और इस पीस अकॉर्ड के तहत इंडिया को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप इस अकॉर्ड को पीसफुली इम्प्लीमेंट करवाएं. LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल जो मेन ओपोनेंट ग्रुप था, वेरी वेरी प्रोफेशनल, हार्डकोर, नाउ वी कैन कॉल देम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एट दैट पॉइंट इन टाइम. They were the ones who were ruling the roost in the north and east. The rebels. The rebels. Yeah. They had a very charismatic leader, Prabhakaran, again closely associated with India earlier. So the task given to Indian Army was or Government of India was to get your troops inducted for establishing peace. Yeah. You go by the moniker, the name, Indian Peacekeeping Force. Right. It was a peacekeeping force. We were not going there for combat. Correct. Right. So our preparation and mental, mentally that preparedness that we as soldiers do was initially towards peacekeeping. Now, prior to Sri Lanka, हिंदुस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में बहुत जगह पीस कीपिंग ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है. From Gaza to Congo to, there are a variety of, most of the African countries we are there today. So peacekeeping operations के dimensions different होते हैं. वहाँ combat के chances कम होते हैं. आप peacekeeping के लिए जाते हैं, though you are armed, but armed only for deterrence. Yeah.
नॉट फॉर कॉम्बैट। Actually, yeah, not for combat. तो यहाँ पे भी हम उसी मानसिकता के साथ, उसी तैयारी के साथ हम शुरू में गए थे जब 87 में इंडक्शन हुआ था इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का। कुछ चीज़ें ऐसी हुई, सर्टन सर्कमस्टांसेस अनफोल्डेड इन अ मैनर दैट LTT फेल्ट बिट्रेड, बिकॉज उन्होंने भी काफ़ी फेथ किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, दे वर वेरी रिलक्टेंट टुवर्ड्स दिस पीस अकॉर्ड, Yeah. but they felt that somewhere certain incidents took place, the way the events unfolded post signing of this accord, उनको लगा कि शायद we are being betrayed. एक फॉरेन आर्मी हमारे कंट्री में आ रही है, प्रॉब्ली उससे उनको बिट्रेयल फील हुआ। वो शायद वजह नहीं थी, बिकॉज जो मैंने आपको पहले बताया कि एथनिक एफिनिटी हिंदुस्तान के साथ बहुत ज़्यादा थी। ओके। तो इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे स्टिल कंसिडर देयर ओन, दे फेल्ट वी आर फ्रेंडली। और जो इवेंट्स कुछ ऐसे हुए वहाँ पे पोस्ट साइनिंग ऑफ द अकॉर्ड, उनको लगा कि शायद हम उनके फेवर में काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा उनकी फीलिंग थी। इट वॉज नथिंग फ्रॉम आवर साइड, बट यू नो द जियो पॉलिटिक्स एंड मिलिट्री ऑपरेशंस, दे आर नॉट ऑलवेज इन सिंक, एट टाइम्स देयर इज अ गैप। तो कुछ चीज़ें ऐसी वहाँ पे हुई जिससे उनको लगा कि ये बिट्रेयल है, एंड almost, if I put it bluntly, almost within 24 hours, the entire complexion changed. Yeah. From peacekeeping, it became a combat operation. Yeah. So, शुरुआती दिनों में ये हमारे लिए एक सरप्राइज था in a way. We were little caught somewhat unaware because हम इसके लिए तैयार होके नहीं गए थे. Right. But when it started, we still had to do our peacekeeping job. Yeah. सर, जब आपने कहा हम नहीं गए थे या हम गए थे, कितने लोग थे सर? How many people in your unit? आर्मी के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है नॉर्मली, वो उसको हम एक बटालियन बोलते हैं, करेक्ट, विच इज सेल्फ कंटेन्ड, एडमिनिस्टर्ड, या ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंटली केपेबल ऑफ अंडरटेकिंग ऑपरेशंस, खुद से कर सकते हैं। उसके अंदर करीब 800 लोग होते हैं इन्फेंट्री में, ओके, राइट। और सिमिलरली आर्मर्ड में जो टैंक्स होते हैं या आर्टिलरी, तो उनमें अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। सो दैट इज द बेसिक यूनिट। और वैसे ही यूनिट्स को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो उसके ऊपर एक हेडक्वार्टर डालते हैं, फिर एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर आता है, फिर एक डिविजनल हेडक्वार्टर आता है, फिर एक कोर हेडक्वार्टर आता है, और फिर एक कमांड हेडक्वार्टर आता है। सो नंबर ऑफ ट्रूप्स कीप्स ग्रोइंग अप, राइट। अगर ब्रिगेड के लेवल पे आप देखें तो 3 से 3,500 होते हैं, डिवीजन के लेवल पे 10 से 15,000 होते हैं, और कोर के लेवल पे उसी तरीके से 50 से 60 से 75,000 के करीब होते हैं। तो जब शुरू में इंडक्शन हुआ था हमारा, तो 1 या 2 डिविजन्स को इंडक्ट किया गया था, बिकॉज एरिया बहुत वास्ट था, करेक्ट, और पीस कीपिंग ऑपरेशन के लिए हम गए थे। तो इक्विपमेंट वाइज प्रोफाइलिंग जो हमारी जो तैयारियां थी वो उसी हिसाब से की गई थी। और आई एम टॉकिंग ऑफ 87। 87 में इंडियन आर्मी वो नहीं थी जो आज है। 87 में द इक्विपमेंट प्रोफाइल वाज स्टिल समवॉट, आई वुड नॉट से अ वेरी मॉडर्न इक्विपमेंट प्रोफाइल व्हाट वी हैव टुडे। और दूसरी था कि पीस कीपिंग ऑपरेशन के लिए जा रहे थे। सो we were okay. Whatever we had, we were adequately prepared for that, and we knew that from LTT side बहुत resistance नहीं होगा, हमारा कोई ऐसा confrontation नहीं होगा। आप expect नहीं कर रहे थे वैसा? Expect नहीं कर रहे थे। So suddenly the entire complexion changed, and we also had to reorient our all operational drills and our way of thinking. That was more important. Mentally आपको prepare करना उसके लिए। So that is how the things unfolded, and we came from peacekeeping to a combat situation. वाओ। सो आपके इस यूनिट में डिड हाउ मेनी पीपल वर देयर जिन्होंने पहले वॉर एक्सपीरियंस किया था, या ऐसे कितने थे जो कम्प्लीटली फ्रेशर्स थे, जो ऐसे टाइप के सिचुएशन में पहली बार जा रहे थे? इंडिया में अगर आप देखेंगे तो 71 वाज द एक्चुअल वॉर व्हिच टुक प्लेस। 71 के बाद देयर वर स्मॉल इंसर्जेंसीज रिस्ट्रिक्टेड टू नॉर्थ ईस्ट, राइट। इन नागालैंड देयर वर इंसर्जेंसी, and that was the only combat experience that troops had. As far as my own battalion was concerned, barring 1 or 2 officers जिन्होंने 71 का वॉर देखा था, वो भी 71 में ही शायद कमीशन होके आए थे। तो वो उस टाइम पे फ्रेशर्स ही थे? बिल्कुल फ्रेशर थे उस टाइम में। एंड एक्सेप्ट फॉर माई CO, कमांडिंग ऑफिसर, वो 68 कमीशन, उन्होंने देखा था 71 का वॉर। अदर देन दैट यू कैन से द एंटायर बटालियन वाज फ्रेश, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वी वर सीइंग एक्टिव कॉम्बैट। सर, ये LTT वाले जो थे, इनका जो एक MO था, मोडस ऑपरेंडी, वाज टू अटैक इन साइलेंस, नॉट डायरेक्टली गो एंड वेज वॉर, बट देन टू काइंड ऑफ क्रिएट एन एम्बुश। वाज दैट ट्रू? एंड ये सुसाइड बॉम्बर का जो कॉन्सेप्ट है, राइट, ये
उसके बाद तो ऑफकोर्स हमने बहुत सारे अटैक्स देखे, कुछ इंडिया में हुए, बहुत सारे अटैक्स लंदन में भी हुए, कुछ अफ्रीका में भी हुए हैं, पाकिस्तान में अटैक्स हुए हैं, सुसाइड बॉम्बर अटैक्स अभी रिसेंटली. बट ये कॉन्सेप्ट जितना मैंने देखा है ये वहाँ से आया है. इज दैट ट्रू? ये LTTE से ही आया है? यू आर क्वाइट राइट इन दैट. ये सुसाइड बॉम्बिंग और जो गुरिल्ला टैक्टिक्स थे, यू कैन इन अ वे कॉल LTTE ओरिजिनेटर ऑफ दैट. ओके. इन्होंने ये शुरुआत की थी. आपको अगर याद हो तो LTTE के जितने भी कार्डस होते थे, ये बड़ा फेमस था वहाँ पे. वो सब के सब एक साइनाइड कैप्सूल लटका के चलते थे गले में. करेक्ट. ताकि अगर गलती से पकड़े गए डायरेक्टली कैप्सूल they will consume that cyanide. They will not be caught alive. Yeah. That was the degree of motivation that they had. Yeah. And probably, like in every insurgency, they feel they are fighting for a just cause. Yeah. And that's why that motivation is there. And they had, as I earlier said, a charismatic leader in Prabhakaran. Who could motivate people. तो ये जो आप सुसाइड बॉम्बिंग का कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं और गुरिल्ला टैक्टिक्स की बात कर रहे हैं, एम्बुश की बात कर रहे हैं, बिकॉज ये तब आता है पिक्चर में जब फोर्स एसिमेट्री होती है. दैट मीन्स एक तरफ एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है, श्रीलंकन आर्मी है, नेवी है, और एक तरफ आप एक इन अ वे रैग टैग मिलिशिया है, विच इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड एग्जैक्टली द वे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ट्रूप वुड बी. सो उसमें आप जो फोर्स की एसिमेट्री होती है, फिर आप दूसरे टैक्टिक्स अपनाते हैं जहां आप उस एसिमेट्री को डाइल्यूट कर सकें. राइट. So that is where these ambushes, surprise attacks, small team actions, they all come into play. And that LTTE had almost perfected. Wow. Or the biggest thing which went in their favor was that they were not scared to die. Yeah. Now, how do you fight an enemy who is not scared to die? Yeah. Every man, every human being is scared to has die. that mortal fear. Yeah. What we saw there, that by virtue of that suicide cyanide capsule in their around their neck, he was prepared. He knew that I'm not going to survive, and therefore he used to go all out. Yeah. He had no fear that I'll die in this. He would try to save himself, of course. Yeah. But if he dies, he's not bothered. And in extreme situation, he would rather go rather than get captured. So that was the kind of motivation that they had. And yes, you are right that the guerrilla warfare in a way was perfected by them, the way the world recognized, yes, this is also one way of fighting, which is now because of that, the conventional armies will have to change their way of operating. सर, एक लेमन को जिसका आर्मी से कोई कनेक्शन नहीं है, आप गोरिल्ला वॉरफेयर या गोरिल्ला टैक्टिक कैसे समझाएंगे? मैंने आपको बताया कि फोर्स एसिमेट्री है. एक तरफ एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है हमारा. आर्मीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड are generally designed to find conventional war. Now, what is conventional war? It is जमीन कब्जा करने की बात है. Right. 71 का वॉर था. हमने एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड को कैप्चर कर लिया, ईस्ट पाकिस्तान सो कॉल्ड, और उसको हमने वहां पे एक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू एक नया नेशन स्टैब्लिश किया. दैट इज कन्वेंशनल वॉर. व्हेन यू डू टैक्टिक्स, जब आपके फुट सोल्जर्स, इन्फेंट्री, armored, that your tanks, your long range vectors, your artillery and others, air force, navy, everybody comes into play. As against this, just imagine two people on a motorcycle holding two AK-47 rifles going through an area which is inhabited, people in the marketplace, and even the armed forces for that matter, inside a bunker or inside their cantonment areas. He just comes, sprays bullets. His aim is just to cause panic and fear and tell you that I am capable of causing this damage. Okay. So that is what guerrilla warfare is all about. It's about surprise. It's about doing damage which is not commensurate to the strength which has been used there. It is with less number of people, you're causing more amount of damage. You carry out IED blasts. You carry out, in case of LTT, you will be surprised to know that when roads were being constructed, normal PWD, what we call equivalent of theirs who were constructing roads, they had barrels full of explosive dug underneath that road. So we had a black top road, beautiful on top. There's no way of knowing that there's a container full of explosive underneath, which is capable of blowing up a tank. So that is what guerrilla warfare is all about. It has been prevalent in many other countries all across the world. And post LTT, now of course that's almost the norm for the smaller groups which want to wage a war against the state. This is the preferred tactics. Sir, एक तरफ तो they were wild
एंड रेबेलियस, जैसे आपने कहा कि दो लोग एक छोटे बाइक पे AK-47 लेके दे आर फायरिंग थ्रू द मेन बाजार, राइट, टू कॉज पैनिक एंड फियर. बट एक तरफ देयर लीडर प्रभाकरन वॉज अ वेरी वेरी ऑर्गेनाइज एंड अ स्ट्रेटेजिक मैन, राइट. इनका एंड गोल क्या था सर? वर दे विलिंग टू लेट्स से टेक ओवर द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका, या ये सिर्फ चाहते थे कि कोई फॉरेन आर्मी हमारे अफेयर्स में इंटरफियर ना करे? व्हाट वाज द एंड गोल सर दैट LTT हैड? See, their end goal was what they call Tamil Elam, Tamil nation. They wanted that give us firstly the equal rights as citizens of Sri Lanka, As Sinhalese people. as what the Sinhalese enjoy. Secondly, let us administer our area, which are Tamil dominated areas in north and east. Let's have a self-governing system where Tamilians are free to decide their own leaders, their own way of governance, and devolve power to this governing council, whatever at the state level, whatever structure you devise, you devolve power to them so that they can decide, they can have a participation in the matters of governance. बट ये तो गलत नहीं लग रहा सुनने में, एटलीस्ट प्राइमा फेसी. देयर मेथड्स वर रॉन्ग, आई डेफिनेटली एग्री विद दैट. देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर टेररिज्म. बट ये तो कहीं ना कहीं वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे इन अ वे. Unless that is there, how do you generate motivation? या You know, for every person who is waging this kind of a war, as I said in the beginning, he feels he is on the right path या because of the cause. And the method that he has adopted, Yeah. he has been forced to adopt that method because the peaceful methods did not succeed. या I told you, I requested you to do so, you didn't agree to me. So I decided to pick up weapon या to force you to accede to what I'm saying. या Right? So as far as the demand is concerned, to some extent, yes, they were justified that the devolution power should be there. They should be given equal representation in the parliament, in services, and everywhere else. Yeah. Language should be on parity. The Tamil language should be kept at par with Sinhalese, Yeah. and so on and so forth. So to some extent, yes, they were there. Sri Lankan government had its own constraints. They would be having their own reasons why they were not agreeing to it. But that was the justification that LTT had for waging this war. सर आप कितने साल थे वहाँ पे श्रीलंका में? I was there for, my unit was there for about 2 years plus. ओके. And because of my injury, I had to be evacuated from there, so I came out a little early. आप इंजरी की बात कर रहे हैं सर, तो आपको गोली लगी थी सर श्रीलंका में? Yeah. This was almost about, we got inducted in October 1988, and this happened in May 1989. कैसे हुआ सर ये? Was it a LTT terrorist that shot you, or how did that happen sir? Yeah, I have written about it. I shared that article with you. It was Sunday morning, and beautiful bright day with cool breeze and everything. And I had a newly commissioned officer who had joined me, just out of the academy. Absolute greenhorn, absolute new recruit. So I was supposed to take him out on an area familiarization. Yeah. We were sending him to various posts from for 2 days, 3 days, so that he familiarizes with that area. And he was a Tamil, Okay. so he could speak the local language. Was he a localite or was he an Indian who was No, he a was an Tamil? Indian. Obviously. Indian, okay. Indian Army doesn't Army, take Sri Lankan yeah. officers. Sorry, yeah. So he was from Tamil Nadu, a very fine, bright young officer. So I decided, and I had also just returned from a spot of leave, about 7 days leave, about a week back. So I decided to take this officer along. And we said, we'll go along to the next post, neighboring post, which is about 5 kilometers from there. I said, we'll go there, discuss the situation in my absence, since I had also returned from leave. What are the LTT activities? How is it things going on? What all have happened in between? And show this officer the area also. So we started in the morning, uneventful, about 2 hours trek, and we reached the other post. We sat there, had a Sunday brunch with them, watched a serial of Mahabharat. Locals के साथ में बैठ के? Locals के साथ में बैठ के. And then we were returning from there. After exchanging the information, we were returning. And as was a normal drill there, we never used to use the same route for going in and coming out. We used to change the route for maintaining surprise. Yeah. So we had taken one particular route to go, and we took another route to come back. So while we were coming back, it was a patrol of about 15 boys. There were 2 officers. One was me and one this young officer who had joined. We had 1 JCO and about 13, 14 boys. So as normally what we used to do, we used to have a scout in front. He used to walk, and we used to walk in a zigzag fashion. Yeah. So that at one point in time, if there is an ambush or something, minimal people get affected. Yeah. So we were walking, it was about midday, about 12 o'clock in the afternoon. And we were walking through a lane on which
one side, as we were walking, on my left side was a built-up area, houses in a row. There were thatched houses with tin roof and others. And on the right side was the orchard or open field. Yeah. Right? So we were walking through that. I was the third in the series. First was a scout. Second was another scout, which was on the other side of the road. And I was on left side towards this built-up area. I was walking along this. And then there were people behind me. Then my radio operator who was carrying the wireless sets. And accordingly, we were dispersed over area of about 100, 150 odd meters. The entire 15 people were spread. Okay. Once we reached in front of this particular house, which had a boundary wall, and it had a gate. Now, gates in Sri Lanka had a peculiarity. There was iron gates. It's about 5 feet in height. The bottom 1 feet is open, grill gate. So bottom 1 feet is open. The top 4 feet, they put another sheet. So it prevents observation, just for privacy. So I was just next to this gate. This front scout of mine had reached the end of the boundary wall of this particular house, and rest of the boys were behind me. And the second scout was in the orchard. He was walking along that orchard. And all of a sudden, the calm was broken by sudden opening of gunfire and blasts. I had seen nothing till then. It's only the sound of the firing which alerted us that, yes, something is wrong. Yeah, something before that. While we were approaching this house, just about maybe 20, 30 meters short of this house, there was a cyclist who was coming from the opposite direction. He was coming, he saw us, he got down, he turned and went. He returned and went back. Informant था वो? Yeah, he was a normal civilian. No, he was a normal civilian. So something went off in my mind. I said, why is this guy... I could see a little bit of panic on his face. I said, why is this guy returned? But then your own mind tells you, it answered back saying, no, civilians normally get scared of seeing the army. So that was a normal reaction of a civilian. He got scared and went back. And that was a fatal error of judgment that I made. So I reached that house and all hell broke loose. Firing started. Now I first felt that something has happened to me. You just felt the impact. जैसी आपको गोली लगी, yeah. So I looked down. कुछ तो हुआ. I looked down and I saw blood coming out. By then, I could see the commotion on the other side of the gate where the LTT chaps were sitting, or they had taken position. The guy who fired at me was just across the gate. He was on one side of the gate, I was on the other side of the gate, and he was fired from that area which I told you below the gate, which is open portion. Yeah. He was firing from there. That's why it hit my legs. Yeah. So later on, I was wondering if he was standing, where would he hit? Right. So, so once I knew that I had been hit, I didn't know who else had been hit because there was all commotion going on. So I saw movement in that house. I could see these LTT guys shifting position, and so I said, कितने बंदे थे sir? There were 5 of them. Okay. So first thought which came to my mind that yes, I have been hit, but I'm still alive, and I don't know how long will I survive, because it was almost a no-go situation. There was nothing that you could do about it. I said, fine, that if this is the last day, let me at least do my bit for the before I kick the bucket. So I picked up, my rifle was slung in my hand. I picked up the rifle and started firing in their direction. Okay. I fired about, one magazine has about 20 rounds. So I fired that, the magazine got over. I threw that magazine, took out another one from my pouch. While I was all this is happening in about 50 to 60 seconds. Yeah. Right? While I was taking out the second magazine, I realized that I can't stand anymore. Everything started becoming hazy because of the injury. So I sat down with my back to the same gate. अभी मुझे पता था कि survival is almost impossible. इतने करीब में कोई बैठा है आपके और फायर कर रहा है आपके ऊपर. So I said, fine, let me fight it out. तो मैंने पहले अपने वेपन से फायर करना शुरू किया. So did जो हमारे बाकी के जवान थे, बाकी के लोग थे पीछे. और फायर करने, जब हमने फायर करना शुरू किया तो उनकी तरफ थोड़ी अफरा तफरी मची. वो वहाँ से उन्होंने डिसएंगेज करने की कोशिश की. और जब मुझे लगा कि दूसरे मैगजीन को जब मैं चढ़ा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा डिजीनेस फील होने लगा, तो मैं बैठ गया. मेरी पीठ बिल्कुल उसी गेट के साथ लगी थी जिसके पीछे से मेरे ऊपर फायर आ रहा था. और मैंने वो मैगजीन तो चढ़ा लिया, बट आई वाज इन नो पोजीशन टू फायर. और तब तक बाकी के लोगों ने जो फायर किया, तो एलटीटी वालों का जो टैक्टिक्स होता था कि 1 से 2 मिनट में जो डैमेज करना है कर लो, उसके बाद डिसएंगेज कर लो.
उसके बाद बिकॉज निकल उनको जाओ पता है वहाँ कि से। उसके बाद हमारे पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है, हाँ। तो हम लोग ओवरवेलम कर देंगे। करेक्ट। तो उनका काम होता है वहाँ से निकलो, एक बार एलिमेंट ऑफ सरप्राइज खत्म हो जाता है Yes. 30 सेकंड या 1 मिनट में, उसके बाद निकल जाओ वहाँ उसके बाद निकल जाओ, कॉज कैजुअलिटी, पिकअप एज मेनी वेपन्स एज यू कैन इफ यू कैन, हाँ। और वहाँ से आप निकल दो। तो बाय देन उन्होंने डिसएंगेज करना शुरू कर लिया था। पीछे के जो मेरे लोग थे उन्होंने फायर किया, और जब थोड़ा सा फायरिंग की इंटेंसिटी अभी डाउन हुई, क्योंकि उन्होंने जब फायर बंद कर दिया तो हमारी तरफ से भी थोड़ा कम हुआ, और उसके बाद जो हमारा जो ड्रिल होता है कि हमने वो कॉर्डन कर लिया उस घर को, और उसके बाद हमने उनको चेस करने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की। सर इस समय पे आप अभी भी बैठे हुए थे मैं या बैठा फिर हुआ था वहाँ पे, आप बैठे हुए थे? और मेरा जो जेसीओ था और दिस ऑफिसर जिसका विच आई टॉक्ड अबाउट, जो नया ऑफिसर Yeah, जो उस समय yeah. कमीशन होके आया था, ही रैलीड द ट्रूप सो ब्यूटिफुली पीछे। आई मीन देयर वाज नो फियर, कोई डर नहीं था उस यंग लड़के के जहन में, और उसने बाकी के लोगों को पीछे वो बिल्कुल पीछे आ रहा था। हम दो ऑफिसर्स कभी साथ नहीं चलते थे, हम गाड़ियों में भी दो ऑफिसर एक साथ नहीं चलते थे, फॉर द सिंपल रीज़न कि एक साथ कैजुअलिटी ना हो। Yeah. तो ये मुझसे बहुत पीछे, 100 मीटर पीछे चल रहा था। इसने पीछे के लोगों को रैली किया, उनको कॉर्डन करने में उनकी मदद की, उनको हेल्प किया, और इसी दौरान एक जवान भागता हुआ आया, और आई एम फ्रॉम सिख रेजिमेंट, मेरे सारे जवान सिख होते हैं, पगड़ी पहनते हैं, 100% जवान मेरे सिख होते हैं। वो भागता हुआ आया, यंग लड़का, मे बी 4-5 साल की सर्विस होगी उसकी। उसने नीचे देखा और कुछ नहीं बोला। उसने उसके दिमाग में आया कि साहब को गोली लगी हुई है। उसने अपना पगड़ी खोला एंड ही टाइड इट ऑन माई लेग। वो एक लम्हा था जब मुझे ऐसा लगा कि अगर ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन भी है तो मैं बड़ा ही कंटेंटेड और सेटिस्फाइड वापस जाऊंगा दूसरी दुनिया में, कि मैं ऐसी जगह पे काम कर रहा हूँ और ऐसे रिलेशंस हैं हमारे कि वो एक सिख जवान जिसके लिए पगड़ी का इतना महत्व है, उसने एक सेकंड नहीं सोचा। उसके दिमाग में केवल ये बात आई कि साहब की ब्लीडिंग हो रही है तो मैं कुछ तो करूं इसको रोकने के लिए। और उसने अपनी पगड़ी उतार कर, उसके बाल पूरे खुले हुए, सिख के बाल होते हैं पूरे, उसके बाल खुल गए, बट उसको उसकी चिंता नहीं थी। ये किसी ट्रेनिंग एकेडमी में नहीं सिखाया जाता, किसी ट्रेनिंग मैनुअल में लिखा हुआ नहीं है। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन दैट वी हैव। तो उसके बाद तब तक काफ़ी एक्टिविटी हमारी तरफ से हुई। हमने फायरिंग जो जितनी की थी, उनके 2 लोग इंजर्ड हुए उसमें, जिसमें से एक बाद में मारा गया। और ये तकरीबन सारा का सारा ऑपरेशन जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ, ये तकरीबन 5 मिनट से ज़्यादा का नहीं था, बट वो 5 मिनट मेरे लिए कई साल के बराबर था। 5 मिनट इन अ कॉम्बैट ऑपरेशन भी Yes. बहुत होते हैं सर, मतलब। तो उसके बाद जब थोड़ा सा फायरिंग की इंटेंसिटी कम हो गई थी, तकरीबन बंद हो गई थी, देन आई रियलाइज कि मेरा जो पहला स्काउट था सबसे आगे, ही वॉज नो मोर, बिकॉज उसको बाउंड्री वॉल जहाँ से वो पहुँचा था, दैट वॉज एंड ऑफ बाउंड्री वॉल, उसके साथ में वो LTT का लड़का खड़ा था। तो ही शॉट हिम पॉइंट ब्लैंक। जो मेरे राइट साइड में जो रेडियो ऑपरेटर चल रहा था, ही गॉट बुलेट्स इन हिज स्टमक एंड आई गॉट इट ऑन माई लेग्स। तो ये 3 लोग थे। उसके बाद ऑफ कोर्स जो बाकी का मेरी पार्टी थी, उन्होंने ये कॉर्डन का ड्रिल शुरू किया, जो हमारी काउंटर एम्बुश की ड्रिल होती थी वो हमने किया। और जिस पोस्ट को मैं विजिट करके आया था, जहाँ से मैं आ रहा था, वहाँ पे एक मेरे से काफ़ी सीनियर एक मेजर साहब थे, कंपनी कमांडर हम बोलते हैं, तो उन्हीं के पास से मैं आ रहा था। तो उन्होंने जब फायरिंग सुनी, आवाज़ तो जा रही थी, ये तो समझ आ गया था कि हुआ मेरी पार्टी के साथ है, बट कहाँ हुआ उनको नहीं मालूम था, बिकॉज रूट उनको भी नहीं पता था मैं कौन से रास्ते से आ रहा हूँ। तो जब 1-2 मिनट इंटेंसिटी कम होने के बाद रेडियो सेट पे उनकी बात हुई, उनको बताया गया, तो विद इन 5 मिनट्स ही वॉज ऑल्सो देयर। वो पहुँच गए वहाँ पे अपनी बाकी की फौज लेकर के। और फिर हमने कॉर्डन का दायरा बड़ा किया, लोगों को इवैक्यूएट करना था, मुझे इवैक्यूएट करना था। तो हम लोगों को फिर से उसके बाद मेडिकल इवैक्यूएशन की जो ड्रिल होती है वो करके हमें वहाँ से निकाला गया। आपको AK-47 से फायर किया था सर? AK-47 स्टैंडर्ड वेपन था जो LTT वाले यूज़ करते थे। AK-47 M16 राइफल्स वो यूज़ करते थे वो। तो ये जो फायरिंग मेरे ऊपर हुई थी वो AK-47 से थी। लैंड माइन्स भी यूज़ करते थे सर वो लोग? उसको लैंड माइन्स करते थे, उसको हम बोलते थे इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। Yeah. वो इम्प्रोवाइज करते थे उसको, IEDs. एक एक्सप्लोसिव बना करके छोटे डब्बों में, और एक क्लेमोर माइन होता है जो डायरेक्शनल होता है, वो इस शेप का होता है। उस शेप में उसके अंदर से स्प्लिंटर्स निकलते हैं, तो वो डिवाइस करते थे, LTT वाले खुद बनाते थे। Okay. तो जब ये फायरिंग हुई थी, उन्होंने एक वो इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस गेट के पास लगा रखा था और फायरिंग साथ में की थी। तो उस आईडी का जो ब्लास्ट हुआ था, उससे ही वो स्प्लिंटर्स मेरे दोनों पाँव में आए थे। आज भी 40-45 स्प्लिंटर पड़े हैं अंदर, आज भी आपके बॉडी में है वो? हाँ, उसको अब आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वो मसल में अंदर चले गए हैं। उसको अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे, दिल डैमेज मोर, डैमेज द मसल आल्सो। या
सो अनलेस इट स्टार्ट्स कॉजिंग प्रॉब्लम, आपके खून को बहने में रोक रहा है, कुछ कर रहा है, तो आपको तकलीफ देगा, तब उसको आप पेन होता है सर अभी भी? लेकिन नहीं, पेन है, आई हैव अ परमानेंट स्वेलिंग जो मेरे दोनों पाँव में रहता है, बट अदर देन दैट यस, जहाँ पे मुझे गोली लगी थी, आज की डेट में अगर अब मैं एक फिंगर से भी उसको जोर से ऐसे मार दूँ तो शायद ब्लीड कर लेगा वो, बिकॉज उसके ऊपर मसल कवर नहीं है, अब वो स्किन कवर है। सो वहाँ से जब इवैक्यूएट किया गया, फिर उसके बाद तो मेडिकल इवैक्यूएशन का पूरा चेन होता है, जिस तरह से आर्म फोर्सेस का ऑर्गेनाइज हम होते हैं, वो फिर इवैक्यूएशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। सर हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आप श्रीलंका के जंगल्स के थ्रू जा रहे हैं फॉर योर मिशन और प्रॉब्ली यू जस्ट टेकिंग अ स्ट्रोल, एंड आप एक लैंड माइन पे आपका पैर चला जाता है, आप रियलाइज़ करते हो, इसलिए आप पैर उठाते नहीं हो। अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, लैंड माइन्स जो बने होते हैं वो प्रेशर माइन होते हैं, प्रेशर बेस्ड, उनके ऊपर 2 पाउंड 4 पाउंड 5 पाउंड ऐसे होते हैं, अलग अलग किस्म के जो माइन होते हैं। तो अगर आपका पाँव आपको गया, पहले आपको पता तभी लगेगा जब वो माइन ब्लास्ट हो गया है, विच इज ऑलरेडी टू लेट। तो मतलब आपको ऊपर जाके आपको पता नहीं लगेगा, बिकॉज वो करीब 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच जमीन के सतह से नीचे उसको दबाया जाता है, राइट, ताकि आपको ऊपर पता ना लगे, राइट। और जब हम ट्रेडिशनल माइनिंग करते हैं आर्म फोर्सेस के अंदर, वो तरीका अलग है। जो इन लोगों का गुरिल्ला वॉरफेयर में होता है, वो तरीका थोड़ा अलग होता है। उसमें वो वैसी जगह पे उसको लगाते हैं जो आम आपके चलने का रास्ता है, और इसीलिए चूंकि वहाँ पे सिविल पॉपुलेशन भी है, इसलिए वो इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बजाय लैंड माइन के। बिकॉज लैंड माइन के उनके अपने पॉपुलेशन के भी कैजुअलिटी होने के चांसेस हो सकती है, इसलिए वो इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस यूज़ करते हैं, जिसको उन्होंने जब चाहे जहाँ चाहे लगाया और हटाया। तो यहाँ जो इस्तेमाल हुआ था मेरे वाले एम्बुश में, वो एक आईईडी था, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस था। ओके। और ज़्यादातर एलटीटी वही यूज़ करती थी। ओके, ओके। जिसके अंदर स्प्लिंटर्स होते थे, वो ब्लास्ट के साथ निकल के आपके पूरे शरीर में जाते थे। गॉट इट। सर, इस टाइप की एक ऑपरेशन में ग्राउंड एसेट्स का होना भी बहुत ज़रूरी होता है, और ग्राउंड एसेट्स ये भी ज़रूरी होता है कि वो लोकल्स हों, बिकॉज देन दे नो द टेरेन वेरी वेल। उन्हें पता होता है क्या खतरे कहाँ हो सकते हैं, कहाँ पे आप शेल्टर ले सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो आप जब इंडिया से वहाँ जाने के लिए निकले, आई एम श्योर आर्मी के पास अपने ग्राउंड एसेट्स होंगे जो वहाँ काम कर रहे होंगे हमारे लिए। तो ऐसे कोई ग्राउंड एसेट्स आपके पास भी थे, एंड अगर थे तो आपका उनके साथ एक्सपीरियंस क्या था? आई रेड अ वेरी इंटरेस्टिंग पोस्ट फ्रॉम अ यूएस नेवी सील जो कि पोस्टेड थे अफगानिस्तान में सम टाइम बिटवीन 2000 to 2004 और समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने कहा कि एक ग्राउंड एसेट था जिनके ऊपर उनकी टीम डिपेंडेंट थी, एंड उन्होंने काफ़ी ऑपरेशन सक्सेसफुली किए बिकॉज ऑफ द इंटेल प्रोवाइडेड बाय द ग्राउंड एसेट। तो स्ट्रेटेजिकली वो बहुत ही वायबल था, बट वॉट दे डिडंट रियलाइज इज कि ही हैड अ डिफरेंट पर्पस, एंड देन ही लेड दीज गाइज इनटू एन एम्बुश वंस। तो कहीं ना कहीं वो ही बेसिकली बिट्रेड देम। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस भी आपके साथ हुआ है, समथिंग लाइक दैट? देखिए, इंटेलिजेंस जो है ये मल्टी लेयर्ड ऑपरेशन होता है। सो जो आपने कहा कि इंडियन आर्मी के पास इंटेलिजेंस सोर्सेज होंगे, यस थे। हम लोगों के पास लोकल सोर्स यस होते थे, और हमें डेवलप भी करने होते थे सोर्स। अब ये एक बहुत ही मुश्किल काम था ऐसी जगह पे जहाँ लोकल लोगों की एथनिक एफिनिटी उस ग्रुप के साथ है जिसके साथ हमारी लड़ाई चल रही है। हाँ। तो इन्फॉर्मेशन निकालना एक बड़ा ही मुश्किल काम था। करेक्ट। और मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्मेशन देने के पहले वो इंसान एलटीटी का अगर काडर है तो वो साइनाइड ले लेगा बगैर इसके कि वो आपको इन्फॉर्मेशन दे। तो ये बड़ा ही कठिन काम था वहाँ पे। बट एलटीटी चूँकि 2 डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन था, बट उसके अलावा कई और ऑर्गेनाइजेशन थे जो एम तो जिनका सेम था, बट मेथड एलटीटी से अलग था। ओके। सो दे वर नॉट वेरी मच अलाइंड विथ एलटीटीज आउटलुक। तो हमें कुछ वैसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनको हमने डेवलप किया जो हमें उनके बारे में खबर दे सकें, और लोकल लेवल पे जो हमारे लिंग्विस्टिक एफिनिटी थी, जो लोग हमारे तमिल बोल सकते थे, हमारे इंटरप्रेटर्स थे साथ में, हम उनका इस्तेमाल करते थे ताकि हम लोगों के साथ वो ब्रिज बना सकें, ताकि वो हम पे भरोसा करें। और हमारा जो उनको समझाना होता था वो ये था कि हमारा कोई मकसद आपके किसी नोन आदमी को हार्म पहुंचाने का नहीं है। हमारा मकसद आज भी पीस का है, लेकिन चूंकि दूसरा साइड वायलेंस अपना रहा है उसी पीस को पाने के लिए, अपने एम को पाने के लिए, वो कहीं ना कहीं जो
मेन एम है उससे भटका रहा है उनको, और आपको शायद और टाइम लगेगा वो अचीव करने में, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम भी आपके साथ उसी एम में शामिल हैं, हम तो आपकी मदद के लिए आए हैं। तो ये लाइन ऑफ थिंकिंग जो थी। दूसरा था सिविल एक्शन, सिविक एक्शन, कि हमने कभी भी सिविलियंस के साथ, जो लोकल्स थे वहाँ के, चूंकि हम सारे बिल्टअप एरियाज में रहते थे, और हमारे यहाँ तो खासियत ये थी कि मेरा जहाँ पोस्ट था वो प्रभाकरन का बर्थ प्लेस था। दो घर जहाँ मैं रह रहा था उससे 2 घर छोड़ करके प्रभाकरन का घर था। द स्कूल वेयर ही स्टडीड वो वहाँ पे था। तो हमारा सिविक एक्शन जो था, हमने अपनी तरफ से कोशिश ये की कोलैटरल डैमेज कभी ना हो। हम अपने ऊपर इंजरी ले लेंगे, हम अपने ऊपर नुकसान ले लेंगे, बट आपका नुकसान नहीं होने देंगे। हमारी लड़ाई केवल उसके साथ है जो हथियार उठा के घूम रहा है, और वो हमारे लिए एक चैलेंज भी था। LTT कार्डर विदाउट वेपन इज अ सिविलियन। हाउ डू यू आइडेंटिफाई? भीड़ में आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आपने एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, बिकॉज आप उसको आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाओगे। तो हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरी था कि अगर उसके पास वेपन हमें दिख रहा है तो हमें किसी आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, बट अगर वो वेपन को छुपा के चल रहा है तो हम कैसे पता करेंगे? उसके लिए हमें इंटेलिजेंस सोर्सेज की ज़रूरत थी। उनकी जो मूवमेंट होती है, कहाँ होती है, कब होती है, किस तरह से होती है, उसकी हमें जानकारी चाहिए, क्योंकि उनका कोई फिक्स बेस नहीं होता था। वो लगातार मोबाइल रहते थे, घूमते रहते थे इधर से उधर, अपनी जगह बदलते रहते थे। तो हमारे लिए ये जानना, इसलिए इंटेलिजेंस सोर्सेज हमने डेवलप किए। बहुत एक्शनेबल इंटेलिजेंस बहुत रेयरली मिलता था, हमें मुश्किल था, बट मिलता था, क्योंकि वो हमारे बेहतर बिहेवियर, हमारे कंडक्ट और हमारे ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स जो थे उनके ऊपर हम लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते थे। और उसके अलावा जो स्टैंडर्ड मेथड है फॉर डेवलपमेंट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सोर्सेज, वी यूटिलाइज दोज ऑल्सो। जहाँ हमने एक घर हायर कर रखा था, जहाँ हम रह रहे थे, पार्शियली अंडर कंस्ट्रक्शन, उसके साथ में 3 घर थे, आइडेंटिकल हाउसेज बिलोंगिंग टू 3 ब्रदर्स। वेरी वेल टू डू फैमिली, वेरी एरुडाइट, इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे, संपन्न, जिसको इसे अपर मिडिल क्लास फैमिलीज। द एल्डेस्ट ब्रदर वॉज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन जाफना यूनिवर्सिटी, एंड वन ब्रदर वॉज वर्किंग फॉर ब्रिटिश एयरवेज अर्लियर। उसने काम छोड़ दिया था और उसका घर ठीक हमारे साथ में था। यंग पर्सन अबाउट 35-36 ईयर ओल्ड विथ हिज वाइफ एंड अ स्मॉल किड। तो उनके साथ हमारी थोड़ी जान पहचान हो गई, बगल में रहते थे। He used to come across, sit with us, chat. Once in a while, very rarely, his wife sent a birthday cake on my birthday. So काफी close relations थे, we developed a close relation and good person to talk to. तो हमने उनके साथ काफ़ी अच्छा हमारा संबंध हो गया था। तकरीबन 6 महीने के बाद इनसे मिलने के एक दिन ये जेंटलमैन हमारे पास आए शाम को, और मैं और मेरे जो सीनियर थे, मेजर साहब, मैं उस समय कैप्टन था, हम दोनों साथ बैठे हुए थे। ये आए और हमने कहा नॉर्मल डे बैठेंगे, बातचीत करेंगे थोड़ी देर। उन्होंने बोला सर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो बताने में हमारे तो कान सबसे पहले खड़े होते थे, कोई हमें कुछ खबर दे दे। उससे बोला सर मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 6 महीने में आपके साथ मैं बहुत करीब हो गया हूँ, बहुत नज़दीक हो गया हूँ, अच्छे रिलेशन है हमारे, और मैं आप लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ फॉर एक डिसिप्लिन फौजी होने के नाते। मैं आपको बताने ये आया हूँ कि मैं LTT का हार्डकोर वेपन कैरिंग कार्डर हूँ। तो उसने एडमिट किया आपके सामने कि वो एक टेररिस्ट है, और बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उसने ऐसे ही बताया हमें। तो हमारे तो अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो रोंगटे खड़े हो गए विद जीरो एक्सप्रेशंस ऑन हिज फेस, जीरो एक्सप्रेशंस, कि बस आगे कि सर मैं एक टेररिस्ट हूँ, आई वर्क विद LTT एंड मैं आपके साथ हार्डकोर कार्डर हूँ, और मैंने कई बार LTT के साथ ऑपरेशंस में, एक्टिव ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है, और प्रभाकरन का मैं क्लासमेट हूँ, मैं उसी स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ वो पढ़ता था, एंड आई एम अ वेरी क्लोज फ्रेंड। मैं अपनी नौकरी ब्रिटिश एयरवेज की छोड़ के आया था LTT में शामिल होने के लिए। That's a level of brainwash. That is a level of motivation. और लेकिन कुछ वजह से कुछ समय बाद जब 1-2 साल में रह गया उस ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं सस्टेन कर पाऊंगा। तो मैंने प्रभाकरन को रिक्वेस्ट किया कि मैं नॉर्मल ज़िंदगी में वापस जाना चाहता हूँ। तो LTT में ये परमिटेड नहीं है, ना तो आप शादी कर सकते हैं, बिकॉज फिर इमोशनल वीकनेस आ जाती है। The only way to leave is death. Is death. He said, I gathered lot of courage, बड़ी हिम्मत करके मैंने उसको ये बात बताई, और पता नहीं क्यों उसने एक्सेप्शन मेरे लिए किया, and he permitted me to leave.
तो उन्होंने जाने दिया इसको? हाँ, तो मैं आ तो गया हूं बाहर, बट आपको मैं केवल इसलिए बता रहा हूं कि ये खबर आपको आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं से पता लग जाती। और तब आपका क्या रिएक्शन होता, आप सोचते ये इतनी बड़ी बात मैंने आपसे छुपा के रखी है, क्या पता मैं आपकी खबर दूसरों को दे रहा हूं, आपके दिमाग में हर तरह के सवाल आते। इसलिए मैंने सोचा दैट आई मस्ट कम क्लीन, आई एम टेलिंग यू, नाउ इट इज अप टू यू। आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं, दैट इज अप टू यू। और साथ में एक और बात बता दे रहा हूं कि आज मैंने ये आपको बता तो दिया कि मैं एलटीटी का काडर हुआ करता था, बट अगर ये बताने के बाद आप ये उम्मीद करेंगे कि कल से मैं आपको एलटीटी की खबर दूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल। He refused to be a double agent. ही सेड मैं आई विल डाई, बट मैं आपको उनकी खबर नहीं दूंगा। पर आपकी खबर उनको उसने दी होगी नहीं, लास्ट 6 he महीने said में? वो भी एक, मैंने आज तक ऐसा नहीं किया है। और आपको, चूंकि आपके साथ मेरा ऐसा रिलेशन बना है, मैं आपको, अगर आपके ऊपर कोई खतरा कल को है, तो मैं उल्टा आपको आई विल बताऊंगा, फोरवॉर्न यू, मैं आपको सतर्क करूंगा। आई विल ओनली फोरवॉर्न यू Yeah. that there is something being hashed against you. But don't expect कि मैं आपको कोई खबर दूंगा। Now ये हमने सुन तो लिया, now we were in a moral dilemma, both as a soldier and as a human being. As a human being, we had empathy. Yeah. As a soldier, we didn't know what to do. So your duty. So we said fine, give us some time. I mean, हमें थोड़ा समय लगेगा इस इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट करने में और करने में। सिंथेसाइज करने में कि ये हम करें क्या। Yeah. तो फिर हमने इनको बोला कि आप जाइए अपने घर, लेट अस थिंक अबाउट इट। तो हमने अपने सीईओ साहब को कॉल किया, उनको बताया कि ऐसी बात है। उन्होंने बोला आप क्या रिकमेंड करते हो। हमने बोला सर हम उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे, लेकिन अब चूंकि ये बात खुले में है, ओपन में है, तो जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन, हमारे जो प्रोविजन कहते हैं, वो कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, अग्रीड, आई एम विथ यू, आप उसको इधर भेजो। फॉर्मली हमारा, बिकॉज आर्मी डजंट अरेस्ट, बट वी वर इन अ फॉरेन कंट्री, सो हमारे पास वी हैड लॉट ऑफ पावर्स ऑफ डिटेंशन एंड अदर थिंग्स। उन्होंने बोला, और वी हैव अ इंटरोगेशन सेल होता था हमारे, विच वॉज एट अ हायर हेडक्वार्टर लेवल। तो वहाँ पे उन्होंने बोला आप उसको भेज दो, आई विल सेंड हिम देयर, let it get recorded so that from black or gray he becomes white, that he is a known cadre. Yeah. और since he is not involved in militant activity anymore, आज की डेट में वो कोई उनके साथ काम नहीं कर रहा है, so we'll have that leniency for him, और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसको हम वापस वहाँ से छुड़ा करके और वापस मंगा लें। तो हमने फिर इसको बुलाया, हमने बोला ये है तुम्हारे लिए। उन्होंने बोला सर आप, मैंने अपनी ज़िंदगी आपके हाथ में दे दी है, आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ। सो वी फाइनली डिटेन्ड हिम, हमने उसको भेजा, एंड थैंक्स टू आवर द मैग्नानिमिटी, मैच्योरिटी ऑफ आवर एंटायर लीडरशिप, के विद इन 3.5 months हमने उसको वापस आ गया वो अपने घर में। और नाउ ही वॉज इन वाइट, सो ही वॉज फ्रॉम दोनों साइड से, ही वॉज इन द ओपन, राइट, बट हिज लॉयल्टी टू एलटीटी रिमेन्ड स्टेडफास्ट, उसमें कोई कमी नहीं आई। Wow. क्योंकि वो दोस्त ही था वैसे तो प्रभाकरन का, बिकॉज ही बिलीव्ड इन द कॉज। या जो उसने हमें बताया वो हमारा ह्यूमन रिलेशनशिप था, या हमारे साथ जो रिश्ते उसका बना था इंटरेक्शन की वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months, उसकी वजह से उसको लगा कि हमें बताना ज़रूरी है। या ये उसकी भी काबिल, मैं उसको दाद देता हूँ इस बात के लिए कि इतनी Yeah. हिम्मत जुटा पाया वो, एक फॉरेन आर्मी के किसी ऑफिसर को जिसके साथ आपकी क्या वाकफियत है, आप हमें कैजुअली मिल रहे थे। या तो मैं उसको भी इस बात के लिए दाद देता हूँ। बट ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसके लिए आप कोई ट्रेनिंग मैनुअल आपको प्रिपेयर नहीं करता है, तो आपको ऑन द स्पॉट एज अ लीडर, एज अ सोल्जर, एज एन ऑफिसर आपको सोचना होता है कि ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँ, और आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ता है। मैं ऑफ द टॉप ऑफ माई माइंड कुछ ऐसे कंट्रीज़ की आर्मीज़, मैं नाम नहीं लूँगा, बट को मैं अभी आई कैन इमेजिन कि उन्होंने इस सिचुएशन को बहुत ही इररिस्पॉन्सिबली हैंडल किया होता, बट इंडियन आर्मी ने इसको बहुत ही मैच्योर वे में हैंडल किया। नॉट दैट कि ठीक है हमें पता चला है कि आप एक टेररिस्ट थे, तो वील सिंपली डिटेन यू एंड टॉर्चर यू एंड गेट आउट फ्रॉम यू वॉट एवर वी वॉन्ट। सो आई थिंक कोई दूसरे कंट्री की आर्मी होती बहुत इमेच्योर तरीके से हैंडल करती इसको, एज कम्पेयर टू जैसा इंडियन आर्मी ने किया। हम लोगों का ये जो बात आपने कही है, ये हमारा कोर वैल्यूज़ का हिस्सा है। हम JNK में पिछले 30 साल से इंसर्जेंसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप अगर YouTube पे जाएंगे तो आपको एक वीडियो दिखेगा जहां हमारे एक यूनिट के CO कर्नल साहब एक मिलिटेंट को ट्रैप किया हुआ है
एक बिल्डिंग के अंदर, और ये तय है कि वो वहां से नहीं निकल सकता है बिकॉज हमने चारों तरफ से उसको घेर रखा है। कोई जगह नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है कि वहां से वो निकल सकता है। वैसे सिचुएशन में इस यूनिट का सीईओ उस मिलिटेंट के परिवार को, उसके माँ को, उसके पिताजी को बुलाता है, उनको बात करता है, फोन देता है अपना कि आप अपने लड़के से बात करिए, उसको समझाइए कि वो सरेंडर कर दे, तो हमें उसकी जान लेने का कि में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने लड़ाई लड़ी होगी, उसने हम पे फायर किया है, हमारी कैजुअल्टी हुई है, बट उसके बावजूद हम चाहते हैं कि वो बच जाए। आप उससे बात करिए, उसको समझा दीजिए, हम उसका सरेंडर लेने को तैयार हैं। Wow. That is the level at which we work, because unless you have empathy, soldiering is not only about taking lives, soldiering is also about giving lives. So that unless you have that empathy, you cannot, then you are a robo. You are on a killing spree. We are not, we are human beings. Absolutely. भी इंसान है, soldier भी इंसान है. So that is the core value of Indian Army at least. बट लेट्स से ये सिचुएशन थोड़ा अलग होता एंड आप एक ऑपरेशन में आपने किसी को पकड़ा है एंड अभी इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू प्रोटेक्ट द कंट्री और टू प्रोटेक्ट दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन जिसमें आप थे, कि आपको उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाना ही है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सर इंटरोगेशन कैसे होता है, क्या होता है, व्हाट आर लेवल्स ऑफ एस्केलेशंस और व्हाट आर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट एक इंटरोगेशन करने के लिए, कमिंग ऑल द वे टू टॉर्चर, इसको कैसे होता है सर, इफ यू हैव टू एक्सप्लेन टू अ लेमैन? देखिए, इंडियन आर्मी एंड इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री हैज़ वेरी वेल लेड आउट प्रोसीडियर्स फॉर दिस। बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ, जो और हमारी ट्रेनिंग का, हमारी अपब्रिंगिंग का हिस्सा है। इंडियन कानून के तहत आप जो एरिया, डिस्टर्ब्ड एरिया नोटिफाई होता है, जो गवर्नमेंट जब नोटिफाई कर देती है, लाइक JNK द डिस्टर्ब्ड एरिया, नोटिफिकेशन के बाद कुछ पावर्स होते हैं आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के अंदर जो डिवॉल्व हो जाते हैं आर्म फोर्सेस को। ओके। बट उसके अंदर भी कैविएट्स हैं, उसके अंदर भी चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। हम किसी भी इंसान को डिटेन कर सकते हैं नॉट मोर देन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर हमें उसको पुलिस और मैजिस्ट्रेट को हैंड ओवर करना जरूरी है। इवन इफ ही इज कैप्चर्ड बाय द आर्मी? यस, कैप्चर्ड बाय द आर्मी आई एम टॉकिंग। बट इस चीज में कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, देयर समथिंग कॉल्ड एज OSA, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, राइट, जिसमें कि जो इन्फॉर्मेशन है इट कैन कॉम्प्रोमाइज नेशनल सिक्योरिटी। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डजंट इट मेक मोर सेंस कि वो आपके कस्टडी में रहे रादर देन गोइंग इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस? और वेरी मच ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो हमारे लिए लागू है। जो लोग यूनिफॉर्म में, जो गवर्नमेंट के रूल्स पे काम कर रहे हैं, हमारे लिए, बिकॉज हम सरकारी मुलाजिम हैं, हमारे लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू है, मिलिटेंट पे लागू नहीं है। ओके। वो उससे जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए वो उसके डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस पे, कितना बड़ा मिलिटेंट है, लीडर है, कार्डर है, उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन किसी भी केस में 24 घंटे में मुझे उसके डिटेंशन को पब्लिसाइज करना जरूरी है फॉर द सिविल अथॉरिटी। दैट इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन राइट्स लॉज। उसकी वजह से उसके बाद भी उसकी कस्टडी मेरे पास रह सकती है, बट आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। बट मैं उसको 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन अपने पास रखूं और ये एक एलिगेशन अपने ऊपर लूं कि उसका कस्टोडियल टॉर्चर हुआ, कस्टोडियल डेथ हुई, वो भारत का कानून परमिट नहीं करता है। और इंडियन आर्मी डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हुए हम ये कोशिश करते हैं हमेशा, और हमारी ये सिखलाई है, हम हमेशा ये टीचिंग देते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कि इसको हम लॉ ऑफ द लैंड को वायलेट ना करें। उसका इंफॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी है। कई बार टाइम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है। अभी हमने उसको लाइव ऑपरेशन में पकड़ा है, अभी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए बिकॉज आई कैन नाउ प्लान द नेक्स्ट फेज ऑफ ऑपरेशन और गेट सक्सेस। तो मुझे उससे इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उसको बात करने के इंटरोगेशन के टेक्निक्स हैं, वो हम इस्तेमाल करते हैं, उससे बात करते हैं, निकालने की इंफॉर्मेशन उससे कोशिश करते हैं। फिजिकल टॉर्चर इज नॉट वन ऑफ देम। ओके, दैट इज नॉट डन, इट इज नोवेयर इन आवर स्कीम ऑफ थिंकिंग और टीचिंग। ओके, सो इंफॉर्मेशन अगर हमने उसको निकाल ली, हम यस डर पैदा करते हैं, उसको समझाते हैं, और कई तरीके हम उससे वो इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। बट हीट ऑफ द मोमेंट उस टाइम मुझे चाहिए वो इंफॉर्मेशन, इट इज टाइम सेंसिटिव। अगर मुझे उस समय नहीं मिला वो, 1 घंटे बाद उस इंफॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि तब तक वो जा चुका है टारगेट वहां से। तो उस टाइम में ये टाइम सेंसिटिव होता है, हम कोशिश करते हैं कि इंफॉर्मेशन निकाल लें। बट प्राइमेसी इज कि लॉ ऑफ द लैंड मस्ट बी हेल्ड अप। उसको हम वायलेट नहीं करेंगे, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं करेंगे। तो ये जो उसके ऊपर लेवल्स हैं, अलग अलग लेवल्स ऑफ इंटरोगेशन बने हुए, हम उसको कहीं और हैंड ओवर करेंगे इन्फॉर्मेशन। वो आगे जो लोग स्पेशलाइज्ड हैं इस टेक्निक में, इंटरोगेटर्स होते हैं,
बात उनको उसी की ट्रेनिंग मिली होती है, तो हम उनके पास भेजते हैं, वो अपना बाकी का एक्सट्रैक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन उनसे। आई थिंक ऐसे समय पे एक काम हेड रख के सही चीज़ करना इज़ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज 99.9% पीपल इस चीज़ में अपना दे लूज देयर कूल एंड दे स्टार्ट डूइंग डर्टी थिंग्स विद द पर्सन, राइट? क्योंकि इन्फॉर्मेशन निकालना है तो प्रेशर में आके, बट ऐसे सिचुएशन में इस तरीके से एक्ट करना, मैच्योरली एक्ट करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। हीट ऑफ द मोमेंट होता है, यू हैव सफर्ड कैजुअलिटीज, आपके सामने आपका जवान इंजर्ड है या फेटल कैजुअलिटी है, फायरिंग हो रही है, यू आर इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ माइंड, और उस समय में आपका गुस्सा भी होता है, कई चीज़ें, लॉट ऑफ इमोशंस आर कन्फ्लिक्टिंग विद ईच अदर, कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस होते हैं आपके उस टाइम पे। इसीलिए हायरार्किकल सिस्टम है फौज के अंदर। जो हीट ऑफ द मोमेंट में है, जो इंसान वहाँ उस स्पॉट पे है, उसकी थिंकिंग, और जो उससे 500 मीटर दूर या 1 किलोमीटर दूर पीछे बैठा प्लान कर रहा है या उससे थोड़ा सीनियर है, ही हैज़ गॉट अ मोर क्लियरर स्टेबल हेड एंड अ ब्रॉडर एट दैट पॉइंट एंड अ ब्रॉडर व्यू पॉइंट। क्योंकि आप जो कर रहे हैं केवल वो आपका काम नहीं है, आप एक आर्मी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपका हर एक्शन उस देश के लिए या उस आर्मी के लिए एक नमूना बनेगा जिसको लोग कोट करेंगे। आपकी आइडेंटिटी उस वक्त नहीं है कि आप मनोज मोहन हैं, आप एक इंडियन आर्मी के ऑफिसर हैं, उसने ऐसा किया, इंडियन आर्मी ऑफिसर वायलेट्स ह्यूमन राइट्स। हमेशा इंडियन आर्मी ही लिख के आएगा, वो ऑलवेज लिख के आएगा। So I am always conscious of that. I carry that responsibility on my shoulder, and that helps me in keeping a level head. But जो आपने बोला वो बिल्कुल सही है. It is easier said than done. Heat of the moment में we are also human being. We do get carried away. It's not that we don't get. And there have been a lot of cases where we have got carried away. और शायद हमने कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था. लेकिन more often than not we try to control ourselves. और again ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है. जो साइकोलॉजिकल बिल्डअप होता है, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है, उसके दौरान आपको ये सिखाया जाता है। क्योंकि अगर आप कूल माइंड से नहीं सोच रहे हैं तो आप सही नहीं सोच रहे हैं। राइट। इम्पल्सिव नहीं हो सकते आप। इम्पल्स को थोड़ा कंट्रोल करना होता है, बट मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। या करेक्ट। एंड मैंने कुछ मूवीज में देखा है, मतलब कि आई एम नॉट श्योर रियल में होता है कि नहीं, जब वो जिसको डिटेन किया होता है ना, वो जानता है ये चीज़ कि मुझे आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने डिटेन किया है, तो दे विल नॉट डायरेक्टली गो बजूका ऑन मी। तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के वो इंट्रोगेटिंग ऑफिसर को, या जो रूम में बाकी ऑफिसर्स मौजूद है, उन पे पर्सनल अटैक्स करना शुरू करता है। एंड ही माइट ट्राई टू ट्रिगर यू, कि मैं ट्रिगर करूंगा, ये सामने से ये ऑफिसर साहब कुछ कर दे मेरे साथ, मेरे पास बहाना मिल जाएगा, फिर जब मुझे कोर्ट लेके जाएंगे तब मैं देख लूंगा इनको। तो मतलब लॉट ऑफ टेक्निक्स दीज पीपल यूज, वेरी क्रेजी काइंड ऑफ पीपल। इट डज हैपन, बट दोज आर मोर इन द realms of Bollywood. Okay. And in reality, more of an exception. Okay. Sir, कभी ऐसा सिचुएशन हुआ है जहाँ पे probably you don't have the time to fire a weapon, और probably आपके पास weapons नहीं है, and आपका close quarter में hand to hand combat हुआ हो किसी के साथ, या फिर आपको probably you had to use a knife or something like that, ऐसा कभी कुछ हुआ है आपके यूनिट में किसी के साथ? नहीं, नाइफ और वो यूज़ करें, क्योंकि वेपन्स हमारे पास हमेशा होते हैं, बट यस, वेपन्स ना फायर करें, ये इंसिडेंट बहुत हुए हैं। ओके। बिकॉज उस ज़माने में जो हमारे पास वेपन्स होते थे, एट टाइम्स मैकेनिकली एंड टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस नहीं थे, सो ये कभी कभी होता था, बट उनसे डील करने का तरीका हम लोगों को भी बताया जाता है। वी नॉर्मली एक सोल्जर के पास एक वेपन होता है, सेकेंडरी वेपन्स आर देयर, बट a rifle का रेंज एंड नाइफ का रेंज इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। Absolutely. नाइफ इज हैंड टू हैंड। तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट हमें ज़रूर सिखाया जाता है, हमारी ट्रेनिंग के दौरान होता है। ये मौके आते हैं कभी कभी, वेरी रेयरली, बिकॉज मोस्टली आप गुरिल्ला वॉरफेयर में आमतौर पे देखेंगे कि स्टैंड ऑफ अटैक्स होते हैं। वो अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए अटैक करते हैं। तो उसमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट के चांसेस बहुत कम होते हैं। मोस्टली इट इज़ विथ अ स्टैंड ऑफ रेंज। बट येस, नंबर ऑफ इंस्टांसेस हैव हैपेंड जहाँ पे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है, जब मैं सेम श्रीलंका में, जब मैं एक गाड़ी में, एक ओपन जीप में, द ओनली टाइम इन द एंटायर टेन्योर ऑफ श्रीलंका दैट आई डिसाइडेड टू ड्राइव। नॉर्मली हम लोग ड्राइव कभी नहीं करते थे, ऑफिसर्स यूज्ड टू सिट ऑन दी को ड्राइवर सीट और ड्राइवर करता था ड्राइव। उस दिन थोड़ा सा डिस्टेंस था, 1.5-2 किलोमीटर जाना था, तो समथिंग केम टू माई माइंड, आई थॉट आई विल ड्राइव, एंड माई डॉक्टर, द RMO, द रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर जो होता है हमारा, उसने, जब मैं गाड़ी में बैठ रहा था, उसने दूर से इशारा किया
दैट डोंट ड्राइव। तब आपको गोली लग चुकी थी? नहीं, उसके पहले की बात अच्छा, है। उसके पहले की बात है। अच्छा। तो गोली लगने के बाद तो मैं बाहर आ गया, उसके बाद तो श्रीलंका वापस नहीं गया। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं सर, बगल में तो है, चले जाऊँगा। सो आई वॉज गोइंग इन दैट व्हीकल, और नॉर्मली हमारी 3 गाड़ियों की गाड़ियाँ चलती थी एक साथ, तो फ्रंट वाली गाड़ी में ही था मैं, और एक एस बेंड था, द रोड टर्न्स लाइक दिस एंड देन अगेन टर्न्स लाइक दिस, एस बेंड था। वो एस बेंड पे जैसे ही मैं मुड़ा हूँ, देयर वाज अ LTT चैप हु वाज क्रॉसिंग द रोड ऑन फुट। उधर भी एक लेन था, इधर भी लेन था, और बीच से वो रोड जा रही है। एंड ही वाज आर्म्ड And he was also startled. He didn't expect that a vehicle would be coming from this side, because they rarely used to be sighted on roads. They used to use lanes and by lanes and alleys. जैसे ही मैं उस रोड पे मेरी गाड़ी सीधी हुई है वो बेंड से, और वो बंदा सामने से क्रॉस कर रहा है, उसका भी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन था। उसने राइफल यहाँ साथ में रखी हुई थी AK, उसने सीधा सामने ऐसे उठाया एंड ही लेट गो वन बर्स्ट, एंड वी वर, आपके डायरेक्शन में उसने फायर मेरे डायरेक्शन में, बिकॉज गाड़ी में थे हम, और मेरे हाथ में तो स्टीयरिंग थी, साथ में एक बंदा था जिसने LMG लाइट मशीन गन लगी हुई थी गाड़ी के ऊपर, और को ड्राइवर था, उसके पास एक हथियार था, और ये करीब 8-10 फुट की डिस्टेंस से उसने किया होगा फायर, और पतली सी सड़क थी, जितना हम यहाँ बैठे हैं इतनी सी सड़क थी वो, और उसने फायर किया एंड ही जंप्ड इनसाइड द अदर लेन एंड रैन। नो दिस फायरिंग एट अबाउट 10 फीट डिस्टेंस, ही मिस्ड मी ऑफ कोर्स। पीछे देयर वाज अ साइक्लिस्ट गोइंग, सिविलियन, उसे गोली लग गई, he got shot in his cheek, and we opened fire, we stopped the vehicle, we jumped down. At that time I had no weapon in my hand. So situations ऐसे आते हैं जब आपके पास नहीं है, and again instantly you got to think out of the box के भी क्या करना है। So ये होता है, but mostly you are armed, you know how to use the weapon. Weapons का jamming, not firing, these are again part of the training, that if it happen, what do you do? Today we are in a much better weapon profile. आज की डेट में हमारे पास बेहतर, बहुत sophisticated हथियार हैं, surveillance systems बहुत अच्छे आ गए हैं, तो उससे अभी things are much better. राइट सर, जब आप श्रीलंका से निकले, आपको जब ये इंजरी हुई, आपके पैर पे गोली लगी थी, एंड उसके बाद जब आप इंडिया आए, ऑफ कोर्स आपने एक मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह आपका हुआ होगा, फिर आप इंडिया में कहाँ पोस्ट हुए थे सर? मेडिकल का एक लंबा सिलसिला होता है, और वहाँ 2-2.5 महीने की ट्रीटमेंट के बाद एयरफोर्स हॉस्पिटल, कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर में था मैं, वहाँ से 2 महीने की सिक लीव होती है, वो ख़त्म हुआ, तो तब तक मेरी बटालियन जो थी वो श्रीलंका में ही थी। तो मैंने आर्मी हेडक्वार्टर में जा कर के बोला कि मैं अभी सिक लीव तो मेरी ख़त्म हो गई है, तो मुझे वापस भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, वो ऐसी इंजरी की हालत में, बिकॉज वो मेडिकल कैटेगरी होती है हमारी, वो डाउन हो जाती है, बोला इस कैटेगरी में तुम्हें हम ढाका नहीं भेज सकते हैं। हमने बोला सर मेरी बटालियन है वहाँ पे, उनको ऑफिसर्स की ज़रूरत है, और मैं यहाँ बैठा बाहर हिंदुस्तान में, यहाँ बैठ के मैं क्या करूँगा जब तक मेरी बटालियन में लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने बोला नहीं, हम नहीं कर सकते हैं ये किसी हालत में। मैंने बड़ी कोशिश की मैंने, बट उन्होंने नहीं माने वो। तो 6 महीने के लिए मुझे एक टेम्प्रेरी पोस्टिंग के तौर पे कहीं और पोस्ट किया गया, और विद इन 3-4 मंथ्स यूनिट वहाँ से डी-इंडक्ट हो गई थी, IPKF ही डी-इंडक्ट हो गई थी, IPKF को वापस आने का आदेश मिल चुका था। तो तब मैं आ गया हिमाचल में, पालमपुर एक जगह है, वहाँ पे वापस आई, रीजॉइन माई बटालियन, वापस उनके साथ आ गया था। ओके, आपकी बटालियन भी तब तक वापस आ गई 90 में, वो 89 मई में मेरा ये इंसिडेंट हुआ था, 90 के फरवरी मार्च में दे ऑल्सो गॉट डी-इंडक्टेड। सर, श्री राजीव गांधी जी का जो अनफॉर्चुनेट असैसिनेशन हुआ था, जो एक LTT टेररिस्ट, आई थिंक एक लड़की थी 16-17 साल की शायद, या जिसने वो उस रैली में गई जहाँ पे राजीव गांधी सर थे, एंड शी एक्सप्लोडेड द बॉम्ब विच वाज ऑन हर वेस्ट, राइट? सो ये LTT ने क्यों किया था? वॉज इट अ रिवेंज ऑपरेशन कि आपने आपकी आर्मी हमारे यहाँ भेजी, तो अब देखो बदले में हम ये करके दिखाएंगे? वॉज इट दैट, और वॉज इट अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव एंड अ स्ट्रेटेजिक मूव? See, I don't think I'm competent to comment on the political aspect of it. But LTT का जहाँ तक सवाल है, उनका जो सोचने का तरीका था, जो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में एक बताया था कि हमारी LTT के साथ लड़ाई शुरू कैसे हुई, हम तो पीस कीपिंग के लिए गए थे। जो सेंस ऑफ बिट्रेयल था, जो शब्द मैंने यूज़ किया था, उसको वो बड़ा स्ट्रांगली लेते थे, और उनके लिए बिट्रेयल का एक ही सोल्यूशन था, डेथ। तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि भारत सरकार ने जब भारतीय सेना को वहां भेजा था, तो LTT ने एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हमने आप पे भरोसा किया। ये उनकी सोच थी, सही या गलत, कि आपने उस भरोसे को तोड़ दिया जब आप हमसे लड़ने लगे, तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी।
Yeah. और एज अ टाइटलर हेड ऑफ द नेशन प्राइम मिनिस्टर बियर्स दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो वो शायद ग्रज था उनका. और एलटीटी हर लेवल पे, चाहे वो उनका अपना काडर हो. आपको एक वाकया बताता हूँ मैं. मेरे जब हम वहाँ पोस्टेड थे, हमारी बटालियन में नेबरिंग एक साथ में एक घर था, वेरी एल्डरली जेंटलमैन, 70-75 साल का. ही यूज टू कम डाउन, जस्ट वॉक इन साइड, बिकॉज हमारे यहाँ न्यूज़पेपर आते थे. अब वी हैड अ सिस्टम, तो वो आकर के हमारे सीईओ के साथ बैठ करके चाय पी लिया, कभी कुछ. वेरी एल्डरली, चाय, वेरी बहुत ही पढ़ा लिखा बंदा, 75 साल के करीब उम्र होगी. वन फाइन डे वी अर्ली मॉर्निंग वी गॉट द न्यूज दैट ही इज नो मोर. एंड हाउ? He has been shot by the LTT chaps. Why? Because he was visiting our post. Just because वो Just आपकी because post he was visiting our post. और उसको गोली मार दी थी. 75-year-old man. This was a That revenge. was the level of ruthlessness that they had. And revenge killing. ये स्टेट में Yes. revenge killing है. Yes. That you go out of the line. In my assessment, you go out of the line, The only we option will is do death. everything to finish you. So that is the reason जो मुझे लगता है. बाकी अभी तो लेटेस्ट एक सीरीज भी बन गई है उसके ऊपर, असैसिनेशन के ऊपर. इट वॉज अ वेरी वेरी सैड इंसिडेंट फॉर एज अ नेशन, हमारे लिए, पूरे देश के लिए. Yes. और वजह जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं प्रभाकरन के दिमाग में ये बात था कि इस बात की जिम्मेवारी कि हमें लड़ाई लड़नी पड़ी और हमें हमारा मकसद हासिल करने में हमने एक रोड ब्लॉक दिया. IPKF की वजह से, हिंदुस्तान की सरकार की वजह से हमें अपना मकसद हासिल करने में डिले हुआ है. सो वी विल टेक रिवेंज फॉर दैट. सर प्रभाकरन के साथ क्या हुआ एंड में? वो कहाँ गया इस सब के बाद? प्रभाकरन वॉज किल्ड बाय द श्रीलंकन आर्मी. ओके. IPKF के डिंडक्शन के बाद मच लेटर श्रीलंकन आर्मी, जब प्रेमदासा वहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे, और उस समय में उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया LTT के खिलाफ. और LTT जो थी वो धीरे धीरे सिमट गई थी. गुरिल्ला वॉरफेयर से थोड़ा सा हट के वो फिक्स्ड वॉरफेयर पे आ गए थे, विच बिकेम देयर अनडूइंग. और श्रीलंकन आर्मी ने, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कम वॉट में कोलैटरल डैमेज की चिंता ना करते हुए वी हैव टू फिनिश LTT. ऑल गन्स ब्लेजिंग. ऑल गन्स ब्लेजिंग. तो जब वो पॉलिसी होती है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होता है, बिकॉज इंसर्जेंसी या मिलिटेंसी या टेररिज्म सर्वाइव करता है लोकल सपोर्ट पे. वो उनका ऑक्सीजन है और एक तरह से वो उनका प्रोटेक्शन भी है. क्योंकि कभी भी आप एक स्टेट से अगर लड़ रहे हैं, स्टेट इज अ रूल बेस्ड बॉडी, वो कभी भी कोलैटरल डैमेज नहीं कर सकती है ऑन अ मास स्केल. मास किलिंग नहीं कर सकते हैं. तो वो उनके लिए एक प्रोटेक्शन होता है. अगर वो प्रोटेक्शन हट गया तो यू आर वल्नरेबल. वही LTT के साथ हुआ. जब श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ऑल होल्ड्स बार्ड, नो होल्ड्स बार्ड ऑपरेशन स्टार्ट किया, तो फाइनली धीरे धीरे उनका एरिया श्रिंक होता गया इन्फ्लुएंस का, और एक पर्टिकुलर इलाके में अंदर वो इकट्ठे होते चले गए, जो उनका अनडूइंग था. कॉर्नर कर लिया गया उनको एक तरीके से. कॉर्नर कर दिया गया. And he was shot. प्रभाकरन वॉज शॉट, ही वॉज किल्ड. और वो LTT का एक तरह से अंत ही हो गया उसके बाद. गॉट इट. बहुत क्लैरिटी मिली मेरे सर मुझे ऑनेस्टली इस सब्जेक्ट के ऊपर, बिकॉज लाइक आई सेड एट द स्टार्ट कि ये बहुत ही एक लेस डिस्कस सब्जेक्ट है. प्लस ऑफ कोर्स इट्स वे बैक इन हिस्ट्री नाउ. उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं विच आर डिस्कस्ड मोर देन दिस. बट या लॉट्स ऑफ क्लैरिटी सर. आर्मी से पहले की आपके लाइफ के बारे में बात करें. बिल्कुल. सो हाउ डिड यू कम इन द इंडियन आर्मी? व्हाट मोटिवेटेड यू? आपने भी SSB रूट लिया था सर आने के लिए? आर्मी में ऑफिसर्स के लिए एक ही रूट है. राइट. SSB तो होता ही है, मैंडेटरी है. पहले आपको UPSC का रिटन एग्जाम होता है, वो क्लियर करने के बाद SSB होता है. फॉर मी कमिंग फ्रॉम बिहार, एट दैट पॉइंट इन टाइम 80s में बिहार में आर्म्ड फोर्सेज वर नॉट अ वेरी पॉपुलर चॉइस. सिविल सर्विसेज आज भी है, तब भी बड़ा अट्रैक्टिव हुआ करता था. फादर मेरे सिविल सर्विसेज में थे, तो हिज एम एंड डिज़ायर वॉज दैट आई शुड फॉलो इन हिज फुटस्टेप्स. सो ग्रेजुएशन करने के बाद अचानक से ये अचानक से बहुत सारे डोर खुल जाते हैं. तो उसमें आज की तरह के चॉइसेस अवेलेबल नहीं थे. वेरी ट्रेडिशनल चॉइसेस वर अवेलेबल, इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो मैंने भी उसी तरह के कुछ चॉइस सोचा था कि ऐसा कुछ करूंगा. सिविल सर्विसेज ऑफ कोर्स वाज देयर. एज वाज लेस, आई वाज जस्ट अबाउट 19 प्लस दैट टाइम. तो मैंने आर्म फोर्सेज का भी एक ऑप्शन था, मैंने एक फॉर्म था भर दिया UPSC का. वो भीड़ में आप काम करते हैं कि बड़े सारे दोस्त भर रहे हैं तो कर लो. एंड व्हेन द रिटन गॉट क्लियर्ड तो इंटरव्यू का कॉल आ गया. आई हैड 3 इंटरव्यूड विद इन अ स्पैन ऑफ अबाउट 6 days. वन वॉज इन SSB का इंटरव्यू भोपाल में था सबसे पहले, और 2 और थे दिल्ली में.
तो मेरा आई वॉज मोर कीन कि वो दिल्ली वाला इंटरव्यू मेरा मिस नहीं होना चाहिए, Okay. वो तो करना ही करना है, बिकॉज फौज वॉज नेवर इन द स्कीम ऑफ थिंग्स. तो बट जब यहाँ आया इंटरव्यू के लिए तो 5 दिन की इंटरव्यू होती है SSB की, तो 5वें दिन वो रिजल्ट अनाउंस करते हैं. और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इंटरव्यू यू आर गिवन चेस्ट नंबर्स. Yeah. माइन वॉज 1. तो जब वो लास्ट डे पे कॉन्फ्रेंस होती है तो अनाउंस करते हैं, सारे लोग बैठ जाते हैं और वहाँ अनाउंस करते हैं रिजल्ट. तो ही सेड चेस्ट नंबर 1. तो फॉर अ मोमेंट आई वाज नम कि ये उनका नाम बता रहा है जो पास नहीं हुए हैं या उनका बता रहा है जो पास हुए हो गए. So he said, no, chest number 1, you are through. Wow. So after that, I had a choice to make because I had to stay back now for medical. Yeah. कि मेरे 2 इंटरव्यू मिस हो रहे हैं दिल्ली वाले. Yeah. But I had a choice to make. And I had nobody to consult. तब मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे. I had to make a choice by myself. Yeah. मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अगर यहाँ मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, अगर मुझे इन लोगों ने इस काबिल पाया है तो लेट मी गिव इट अ चांस. Yeah. और जब मैं वापस आया तो माई होल हाउस वॉज इन शॉक कि ये कहाँ जा रहा है, फौज में क्या करने जा रहा है. माई फादर वॉज टोटली अगेंस्ट इट. मदर वॉज मदरली इंस्टिंक्ट, शी वॉज परप्लेक्स, बट शी वॉज अ ग्रेट सपोर्ट. तो दैट इज़ हाउ आई फाइनली केम. और जब ये इंसिडेंट हुआ मेरा श्रीलंका में, दैट टाइम माई होल हाउस जस्टिफाइबली सो वो शेकन अप. हर कोई हिला हुआ था. और तब एक बार फिर मुझे ये इंडिकेशन दिए गए कि अब इतना बड़ा हादसा हो गया है, बच के आ गए हो, कहाँ क्यों कंटिन्यू करना है. Yeah. मेरा लॉजिक बिल्कुल उल्टा था कि अब तो जो होना है हो चुका, वाई शुडंट आई कंटिन्यू. Yeah. So that is how I landed up in the army and continued. और the kind of atmosphere that I got in my battalion, जो शुरू की हमारी grooming होती है, जब आप बिल्कुल raw हैं, when you come to the army, when you don't know much about the armed forces except for exposure in the academy, pre-training. Yeah. जब आप आते हैं तो बटालियन का जो माहौल होता है वो आपको शेप करता है, मेंटली आपको प्रिपेयर करता है कि ये इतनी अच्छी बॉन्डिंग हुई. और श्रीलंका का जो टेन्योर है वो तो फेविकोल के एडेसिव से ज़्यादा मजबूत है. आज की डेट में भी मैं अपने रिश्तेदारों की शादी मिस कर सकता हूँ. Yeah. आई डोंट मिस अ वेडिंग ऑफ अ श्रीलंका, जिसमें जिन लोगों ने टीम ने वहाँ किया तो उनके बच्चों की शादी मैं नहीं मिस करता. That's the brotherhood that is developed. I had an encounter with 16, 18 boys and girls, all in the age group of 18 to 19. We were traveling by train, and in that AC compartment, me and my wife were there, and there's about 18, 20 youngsters were there. So the interaction with them exposed me as to how things have changed and how much things have changed. But it was also at the same time refreshing to listen to this younger generation of how do they perceive the world. How do they look at it? And this entire group, on one side was the, when they introduced each other to me, the normal course of introduction was, sir, she is Rubina, she is ex of so-and-so, he is Rahul, he is ex of so-and-so. And without anything, my generation would flinch at this kind of a description. Yeah. They had none. And in this entire description, all of a sudden, this boy, once he learned that I am from the army, he came down, sat next to me, and he, out of the blue, suddenly after talking a few things, he says, sir, can I ask you a question? I said, what? He said, how do you define failure? That's a good question. I was not expecting this, seeing their activities, which to my mind was Yeah. frivolous. This was a mature question. Yeah. Other than He their says, other activities. How do you define failure? I said, firstly, I'm totally taken aback that you have asked me this question. But failure is perspective. Yeah. How you look at it. Correct. And then he says, and my next question is, how do you deal with it? Yeah. So I gave him an example. I said, when I was doing my staff college course in Wellington, the convocation, or the convocation ceremony, APJ Abdul Kalam came. That time he was not the president. He was still the scientific advisor to the Raksha Mantri. Yeah. So he came there in a chappal, trouser and a plain bush shirt, which was his trademark. He always used to be dressed like that. And during his address, he said that I had appeared for Air Force SSB and I was rejected. So one of the officers got up and said, sir, thank God you were rejected. Otherwise the country would have missed such a wonderful scientist. Oh, wow. So that is how failure is. Yeah. It's perspective. Correct. It always motivates you to do something better. Probably you didn't do it right. Yeah. So rather than taking it that I am no good, there is nobody on this planet who is not good. Yeah. Everybody has some goodness in him. You got to identify it. Correct. It's for you. Yeah, So failure only motivates you
to identify yourself, identify that strong point in you. Everybody is not strong in everything. Yeah. You are good in one, you may not be good in other. Yeah. If I had not come to the army, I would have been a failure elsewhere. But that is how you deal. It's all here. Yeah. How you think, what is your outlook, how you look at the perspective. But it was a wonderful interaction with that younger group of boys and girls. Yeah. Talking to them, listening to them. We, as the older generation, so to say, got exposed how I always feel that it is we who need to adjust to them, Yeah. not the other way around. As a parent, I need to adjust to my child's worldview because that will be different from me. Yeah. It is not the other way around. It's very difficult for her to change to my worldview. Yeah. So that is, it was a great interaction, and we kept talking about it, me and my wife, much later about this interaction. सो सर आर्मी में ऑफ कोर्स ब्रदरहुड जो होती है उसकी कहानियाँ होती हैं जो जनरेशन से चल रही होती है एंड पीपल गेट मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड बाय इट। आई एम श्योर कि जैसे आपने ऑपरेशंस करे श्रीलंका में या उसके बाद भी, राइट, तो जो आपकी यूनिट के साथ जो एक बॉन्ड रहा होगा और जो आप अभी कह भी रहे थे कि आप आपके यूनिट के किसी बंदे का कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आप कभी मिस नहीं करोगे, तो आई एम श्योर दैट ब्रदरहुड मस्ट बी लेजेंडरी। तो उनके साथ सर ऐसे कोई डिफ़िकल्ट डिस्कशंस कभी आपके हुए हैं या कोई, बिकॉज आप साथ में सर्व कर रहे हैं तो कई बार ओपिनियन डिफरेंसेस हो जाते हैं, कई बार उस बंदे पे प्रेशर इतना आ जाता है जो आप शायद नहीं समझ पाते, लेकिन जब आपको रियलाइज़ होता है तो यू हैव टू एक्ट इन द मोमेंट। तो ऐसे कुछ हाई प्रेशर सिचुएशन सर जो आपने डील किए होंगे? हाई प्रेशर सिचुएशन तो बहुत आते हैं ज़िंदगी में, और ब्रदरहुड की आपने बात की है। आर्मी में यू यूज़ द राइट वर्ड, लेजेंडरी है, जहाँ पे हमारे लिए एक दूसरे के लिए काम आना हैज़ अ टोटली डिफरेंट मीनिंग। हमारी जो बॉन्डिंग है वो एक परिवार से भी कहीं ज़्यादा है। और ऐसे ऐसे समय आते हैं आपके पास जब आप कभी कभी आपको लगता है कि इस तरह के चैलेंजेस कैसे कोई आदमी फेस कर सकता है। मैं आपको एक वाकया बताऊं, जब मैं जखामा में था, नागालैंड में पोस्टेड, और मैं अकेला था, नॉन फैमिली स्टेशन था वो, और हमारा एक बडी होता है, जो एक जवान बडी असाइन किया जाता है जो हमारी यूनिफॉर्म वगैरह तैयार करने में हमारी मदद करता है। तो ये फील्ड स्टेशन था, नॉन फैमिली स्टेशन था, तो मैं शाम को 7 साढ़े 7 ऑफिस से वापस आता था, वो मेरा खाना लेकर के आ जाता था, खाना खिला के और फिर वो चला जाता था। साउथ इंडिया का लड़का था वो, वेरी टॉल हैंडसम लुकिंग चैप, बहुत वेरी वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड, बहुत बढ़िया लड़का। तो आमतौर पे मैं नोटिस करता था कि जब मैं ऑफिस से वापस आ रहा हूँ तो ये मोबाइल फ़ोन पे लगा होता था बात करने में। तो एक दिन मैंने उसको पूछा कि किससे बात करते रहते हो? बोला सर वाइफ से बात करता हूँ, मेरी शादी को 1-2 साल ही हुए हैं और मेरा एक छोटा बेबी है 5-6 महीने का, तो उससे बात करता हूँ। मैंने कहा इतने पैसे खर्च करते हो तुम, उस समय मोबाइल रोमिंग पे होते थे, मैंने कहा इतने पैसे खर्च करते रहते हो तुम, कम बात किया करो। वैसे नहीं था, वैसे ठीक है चलो फैमिली से बात कर रहा है, कोई बात नहीं। तो वन डे आई केम बैक फ्रॉम ऑफिस, मैंने लौटा 7 साढ़े 7 बजे, वो आया, उसने रूटीन तौर पर मेरा खाना खिलाया और उसके बाद वो चला गया। तो मैं बेड पे बैठ के अपना नॉर्मल बुक पढ़ता था या कुछ और अकेला होता था, तो ये लड़का वापस आ गया। तो मैंने क्या हुआ? बोला साहब आपसे कुछ बात करना है, और ऐसे सावधान में खड़ा हो गया बिल्कुल। बोला साहब आपसे कुछ बात करना है। मैंने क्या बात है? बोला साहब आप मेरे पापा की तरह है, मैं आपसे परमिशन लेना चाहता हूँ, मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। उसने आपको बोला मैं सुसाइड करना चाहता हूँ? हाँ। तो अगेन गूज बम्प सिचुएशन, आई डिडंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू रिएक्ट टू द सिचुएशन लाइक दिस। अ चैप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू से आपका परमिशन चाहिए सुसाइड करने के लिए, सोल्जर। मैंने बोला बैठ जाओ इधर, आई गिव हिम अ चेयर, आई सेड सिट। आई सेड व्हाट हैपेंड? तो टिपिकल मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ प्रॉब्लम, फैमिली इश्यूज। मेरी वाइफ एडजस्ट नहीं कर पा रही है और मेरे पेरेंट्स उसके साथ एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। सो आई एम इन अ डिलेमा, मैं आई एम टॉर्न बिटवीन द टू। तो मैंने उसको बोला कि अगर इतनी सी बात है तो तुम अपनी फैमिली यहाँ ले आओ, नॉन फैमिली स्टेशन है बट मैं घर दिलवा दूंगा, आप उसको यहाँ रखो। बोला नहीं साहब, मेरी बीवी का धर्म है मेरे माँ बाप का देखभाल करना। मैंने कहा अब ये मैं तुम्हें एक ऑप्शन भी दे रहा हूँ, उसके लिए भी तुम तैयार नहीं हो। सो ये जो सिचुएशन आते हैं, ये आप अगेन उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हो। आपको उस समय अपनी मैच्योरिटी, अपनी अक्लमंदी, अपना जो आपका उसके साथ अब तक का रिलेशन बना है, उसको इस्तेमाल करके उसको समझाना होता है, उस माइंडसेट से बाहर निकालना होता है। तो एक ये सॉफ्ट तरीका है। दूसरा वाकया है जो बिल्कुल उल्टा है,
जहाँ पे मेरे एक जवान ने, जब मैं कमांड कर रहा था, सीओ था, उसने अपने सीनियर जेसीओ को बोला, ये मुझे पता लगा बाद में, उसने अपने सीनियर जेसीओ, बहुत ही डिफिकल्ट एरिया था वो, हाई एल्टीट्यूड एरिया था, -30 -32 टेम्परेचर होता था, सर्दियों के टाइम में 8-8 10-10 फुट की स्टैंडिंग स्नो हुआ करती थी, वेरी डिफिकल्ट एरिया, कम्यूटिंग एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल था। और उसमें शाम को 7-7:30 बजे हमारी एक ऑल ओके रिपोर्ट होती है कि सब ठीक ठाक है अभी। उसमें मुझे मैसेज मिला कि साहब ये जवान है वहाँ पे इस पोस्ट पे, उसने बोला है कि अगर मुझे छुट्टी नहीं भेजोगे कल तो मैं गोली मार लूँगा, मैं अपने आप को गोली मार अपने आप को गोली मार लूँगा। अब एज अ कमांडिंग ऑफिसर जब आप उस जगह पे हो नहीं, उससे आप जोग्राफिकली सेपरेटेड हो, स्पेशल सेपरेशन है, तो अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं करूँ क्या। तो मैंने उसको फ़ोन पे बोला कि आप उस लड़के को बता दो कि छुट्टी जाएगा कल, और अपने पोस्ट से नीचे उतर के, हमारे यहाँ एक फौज में सिस्टम होता है इंटरव्यू का, जवान जब छुट्टी जाता है, आता है, कोर्स पे जाता है, आता है, तो सीओ का इंटरव्यू होता है, माइंडसेट चेक करने के लिए। हाँ, इंटरेक्शन होता है, भाई वो एक मौका है सीओ के लिए भी मिलने का, सबसे मिलने का। तो उससे बातचीत हो जाती है, घर पे सब ठीक है, ये वो, तो और कोई परेशानी है तो मालूम हो जाता है। तो उसको बोला कि उसको आप भेज देना नीचे, बोलना बटालियन हेडक्वार्टर में सीओ साहब के इंटरव्यू के लिए कल आ जाएगा, छुट्टी जाएगा वो। नेक्स्ट डे ही केम डाउन, तो वो इंटरव्यू के लिए 8-10 लड़के खड़े थे, मैं आया सुबह ऑफिस के लिए, तो पहला काम वही, नॉर्मली इंटरव्यू करके उनको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो तीसरे नंबर पे वो खड़ा था, उसके पास मैं आया, तो बोला साहब नंबर सो एंड सो, ये सिपाही सो एंड सो, मैं 7 दिन का कैजुअल लीव जा रहा हूँ। मैंने बोला बेटा ऐसा है, छुट्टी तो तू नहीं जा रहा है। आपने मना कर दिया उसको? हाँ, मैंने बोला छुट्टी नहीं जा रहा है, और तूने कल रात को अपने सीनियर जेसी को ऐसा बोला था। तो उसने कुछ नहीं बोला। और जब मैं इंटरव्यू होता रहता है तो मेरे साथ में सूबेदार मेजर होता है। सूबेदार मेजर इज द सीनियर मोस्ट फ्रॉम दी रैंक्स वाला, जवानों के साइड से। तो ही इज़ लाइक दी, हमारे यहाँ बड़ा एक कोलोकियल सेइंग है दैट सीओ इज़ द फादर, सूबेदार मेजर इज द मदर। ओके, दैट इज द काइंड ऑफ रिलेशन। ही इज द मोस्ट मैच्योर्ड पर्सन, मोस्ट सीनियर, मोस्ट, उसकी भी 30-32 साल की नौकरी होती है, वेरी सीनियर गाय। तो वो भी साथ में पीछे खड़ा रहता है। तो मैंने बोला तूने ऐसा बोला था कल रात को? तो ही सेज कुछ नहीं बोला, उसने चुप करके खड़ा रहा। मैंने बोला तूने जब ये धमकी दी थी तो नो, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर born and brought up in the same battalion. I knew each and every guy by name, by family, कितने बच्चे हैं, किसके कहाँ क्या है, I was aware of that. तो मैंने बोला तुम्हारी एक बहन है, उसकी शादी होने वाली है अगले महीने। तो he nodded. I said उसकी शादी में क्या भेजोगे उसको गिफ्ट के तौर पे? अपना कॉफिन बॉक्स में बॉडी। मैंने कहा तेरा फादर है, किसान है, खेती करते हैं, फौज में भर्ती कराया था उन्होंने तेरे को, इतनी मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया, उनको वापस क्या दे रहे हो? बॉडी। और तीसरा, सर्दी का टाइम था, उसने 3-4 लेयर जैकेट पहना हुआ था। मैंने कहा जैकेट ऊपर करो बाएं हाथ का। ऐसे यहाँ पे किसी का जैकेट, मैंने पूछा जैकेट के नीचे किसी का नाम लिखा हुआ है? आई आस्क्ड माय एसएम, मैंने कहा इसका जैकेट का ये बाजू ऊपर करो। खुद से तो वो हिल नहीं रहा था। ऊपर किया तो यहाँ पे टैटू करवा रखा था उसने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम। मैंने बोला इसको क्या दे रहे हो? इसे शादी करनी है ना, इसको क्या दे रहा है वापस? मैंने कहा देखो हमारे लिए, हम तो ऑपरेशन में फील्ड में हैं, तकलीफ होगी कि एक लड़का हमारा चला गया, दुख होगा, लेकिन उसके बाद 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद क्या होगा? एक नाम होगा जो बोर्ड पे लटका होगा। और अच्छे कारण से नहीं, बुरे कारण से। पूरी पलटन में 800 लोग मेहनत से काम कर रहे हैं और तुम्हारी वजह से पलटन का नाम खराब होगा कि इस यूनिट के एक लड़के ने सुसाइड कर लिया। पूरी पलटन के नाम पे कालिक पुज जाएगी। और घर वालों का क्या होगा वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब बताओ क्या करना है तुमने? राइफल इधर है सामने पड़ी हुई। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली जयदीप, बिटवीन यू एंड मी, माय हार्ट वाज थम्पिंग लाइक दिस एट दैट टाइम। आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स ऑलरेडी, because I had never behaved like this, and my unit which had seen me for last 15, 16, 15, 16 साल से मैं उसी पलटन में था। लोग मुझे जानते थे अच्छी तरह से कि मेरा नेचर क्या है, स्वभाव क्या है। माई SM was bewildered, उसकी आंखें बाहर आ रही थी, ये कर क्या रहे हैं। he fell down, he said साहब गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। I said बहुत खुशी है इस बात की तूने माना गलती हो गई है, माफ़ नहीं कर सकता हूँ। I said तुम्हारा एक एग्जाम्पल है, आज अगर तुम इस बात पे छुट्टी चले जाते, मैं बाकी के 799 जवान को क्या जवाब देता कि ये तरीका है छुट्टी जाने का? कल को कोई भी धमकी देके चला जाएगा। आई सेड ये एक्सेप्टेबल नहीं है, फौज में वो फौज का डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा। तो तुमने जो गलती की है उसकी सजा दूंगा, उसके बाद छुट्टी भेजूंगा। छुट्टी भी जाओगे हैप्पीली देयर आफ्टर, यू सर्व फॉर 10-15 ईयर्स, नो प्रॉब्लम।
सच अ हाई प्रेशर सिचुएशन जहाँ पे वो बंदा ऑलरेडी प्रेशर में है, उसके सामने राइफल भी रखी है, वो कभी भी राइफल उठा के अपने आप के सर में धर सकता है और ट्रिगर दबा सकता है। उस तो ये समय पे मैन मैनेजमेंट के लेसन्स हैं जो आपको सीखना होता है। बट वो एक इंसिडेंट था विच वॉज एज अ फॉर मी एज अ लीडर ऑफ माई ग्रुप ऑफ 800 पीपल, 800 लोगों को मैं लीड कर रहा हूँ। वो भी 800 नज़रें हर रोज अपने सीईओ को एसेस करती हैं कि इस बंदे में वो है कि नहीं है कि हमारा लीडर बन सके। और ये पहले दिन से होता है। एज एन ऑफिसर वी आर टॉट योर जवान्स आर असेसिंग यू, यू हैव टू कम अप टू देयर स्टैंडर्ड, दैट्स व्हाई आई हैव टू रन एज फास्ट एज हिम। मुझे उसके जितना तेज दौड़ना है, जितना वजन वो उठा सकता है उतना उठाना है। इसीलिए ट्रेनिंग में हमें वो सब करवाया जाता है जो शायद हम बाकी जिंदगी में कभी ना करें, लेकिन हमें करवाया जाता है ताकि आप समझ सकें कि उसकी परेशानी क्या होती है जब वो ये काम करता है। सो यू कैन एम्पथाइज विथ हिम, यू आर वन विथ हिम। तो ये फौज का एक कल्चर है और मैन मैनेजमेंट के लेसन इस तरह से आप सीखते हैं जैसे जैसे आप सर्विस में रहते हैं। तो दोनों तरीके आपको सॉफ्ट एंड हार्ड अप्रोच अपनाना पड़ता है। कहीं आपके लिए हार्ड होना ज़रूरी है, अदरवाइज इट विल सेंड अ रॉन्ग लेसन। लोगों को ये लगेगा कि ये इस तरीके से भी काम हो सकता है। फौज के अंदर परमिटेड नहीं है, नहीं एक्सेप्टेड है। कल को मैं हमले के लिए जाने बोलूँ, आप बोलो सर मैं तो, मेरा तो छोटा बच्चा, मैं तो जा नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। तो दैट इज दी ब्रदरहुड बॉन्डिंग और देयर इज नो मैलिस टुवर्ड्स ईच अदर। उसके बाद वो इंसिडेंट इज फॉरगॉटन। मैं उससे मिलूंगा, वो भी उतने प्यार से मिलेगा, मैं भी उतने प्यार से मिलूंगा उसको। उस मोमेंट पे हो गया, वो उस मोमेंट पे हो गया। एक लेसन था, एक मैसेज था कन्वे करना। वो मैसेज मैंने एज अ कमांडिंग ऑफिसर कन्वे कर दिया, दिस टैक्टिक्स वोंट वर्क। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो लोग ग्रज रखते हैं अपने अंदर या ऐसी कोई चीज़ रखते हैं ना, दे इट ईट्स देम इन द लॉन्गर रन। दैट्स व्हाट that is as far as the brotherhood bonding and other things are concerned, that Wow. it is the it's a bedrock of the armed forces. सर कोई ऐसी पीस ऑफ एडवाइस जो आपको आपके अर्ली 20s में या प्रॉब्ली अर्ली 30s में दी हो जिसने आपकी लाइफ चेंज कर दी? मैं आपको पीस ऑफ एडवाइस तो एक चेंज ज़रूर, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था फौजी ज़िंदगी के अंदर। मेरी इंजरी के बाद का वाक़या है जब मैं यूनिट में वापस आया था। तो एज अ इंजर्ड ऑफिसर थोड़ी सी सिंपैथी सबको होती है और फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। आप पीटी नहीं कर सकते, गेम्स में नहीं जा सकते, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ऑब्वियसली। तब बैंडेजेस भी ऑलरेडी मेरे ऑन थे वहाँ। तो वैसे टाइम में हम लोग का इंडक्शन हो गया था JNK पी स्टेशन में, पालमपुर में थे जैसा मैंने आपको बताया। वहाँ से हम लोग JNK में इंडक्ट हुए फॉर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। तो वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन देना था जम्मू कश्मीर के समस्या के ऊपर कि जेनेसिस क्या है, ताकि हम सब एवरीबडी इज ऑन दी इवन प्लेटफॉर्म, सबको समझने के लिए, और किस तरह से वहाँ पे काम होना है। तो वो प्रेजेंटेशन के लिए 3 ऑफिसर्स की ज़रूरत थी। तो जो हमारे CEO थे उस टाइम पे, कर्नल साहब जो थे, उनको सिलेक्ट करना था कि कौन से 3 ऑफिसर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दूँ। हम लोग 12-13 ऑफिसर्स थे उस समय वहाँ पे। तो हम लोग ऐसे एक इनफॉर्मली शाम को टाइम में, ऐसे जैसे हम और आप अभी बैठे हैं, ऐसे CEO साहब बैठे हुए थे, हम लोग इनफॉर्मली शाम को उनके सामने ऐसे खड़े थे। एंड ही वॉज जनरली चिट चैटिंग एंड डिसाइडिंग कि किसको बताऊँ ये करने के लिए। और मैं उसके ठीक पहले, 1 महीना पहले एक कोर्स करके आया था जिसमें मैंने अच्छा नहीं किया था, मेरी ग्रेडिंग बहुत अच्छी नहीं थी। तो CEO ने एक तरफ से देखना शुरू किया, मैं इधर एक साइड में एंड में खड़ा था। ही केप्ट लुकिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, ही केप्ट लुकिंग लाइक दिस, ही लुक्ड एट मी एंड देन ही टर्न बैक एंड ही सिलेक्टेड 3 ऑफिसर्स को उसने सिलेक्ट किया। उनके दिमाग में क्या चल रहा था मुझे नहीं मालूम, बट मेरे दिमाग में जो आया, जो लुक उन्होंने मुझे दिया और टर्न किया, मुझे मैसेज मिला कि ही इज नॉट गुड इनफ। बिकॉज अभी मैं एक कोर्स करके आया था इसमें मेरी बड़ी अच्छी ग्रेडिंग नहीं थी। एंड दैट हिट मी सो हार्ड। आई सेड, एम आई नॉट गुड इनफ टू इवन रीड दैट स्क्रिप्ट एंड गिव अ प्रेजेंटेशन? 10 पेज की स्क्रिप्ट, 15 पेज की स्क्रिप्ट, आधे घंटे का प्रेजेंटेशन है, भाई इसके लायक भी नहीं हूँ। एंड दैट मोटिवेटेड मी दैट गिवन अ चांस, लेट मी प्रूव इट दैट आई एम केपेबल, आई कैन डू इट। सो वो एक अनस्पोकन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था फ्रॉम अ पर्सन हु इज ऑलमोस्ट लाइक अ मेंटोर टू मी। And the kind of relationship we developed endures still today. He is in his early 70s now, and but the kind of bond we have, almost like a father to me, I'm like a son to him. Wow. But that day, that message, without telling, he also didn't realize that I told him this incident almost 30 years later. He says, अच्छा मैंने तो सोचा ही नहीं था ये कि उस दिन जो आपने एक नजर रखी थी मेरे पे। I said, your eyes spoke that no, not he.
तो वो एक था इन्फ्लेक्शन पॉइंट विच मोटिवेटेड मी दैट येस देयर आर सर्टेन थिंग दैट आई स्टिल हैव टू प्रूव, कुछ और करने की ज़रूरत है, और ये जो एक इम्प्रेशन बना है कि शायद मैं ये नहीं कर सकता हूँ, इसको दूर करने की ज़रूरत है। तो वो एक बहुत बड़ा लेसन था मेरे लिए, और किस तरह एक एग्जाम्पल भी था कि वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कितना इफेक्टिव हो सकता है वाओ, बगैर एक शब्द बोले हुए। या कई बार वो एक नज़र से ही या the message is delivered. Thank you so much, sir, for speaking to us today. आपने जो भी बोला, it was so informative and so detailed and also so anecdotal that made it more special for me at least. I am going to be leaving this room a much wiser person than what I was when I entered. So once again, thank you so much, sir. We look forward to having you again on the Brown Guy podcast. Thank you. Thank you so much, Dedeep. It was a pleasure being here and wonderful to have somebody from the armed forces background आपके शो पे ला करके, क्योंकि एक मौका मिलता है लोगों को फौज के बारे में जानने का, समझने का, और बड़ी खुशी हुई मुझे कि आपने एक पुराने ऑपरेशन जिसको भारत भी शायद अब भूल चुका है, उस ऑपरेशन को आपने लाइमलाइट में लाया, और मुझे उम्मीद है कि आगे लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे, जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, इट वॉज अ प्लेजर। थैंक यू सर। वाओ, ऐसी कहानियाँ हमें रोज़ सुनने नहीं मिलती, राइट? वो भी एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर जो इज़ ऑलमोस्ट अ फॉरगॉटन सब्जेक्ट। आजकल इस बारे में बात नहीं होती, राइट? बट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा सर से सुन के उन कहानियों के बारे में जो उन्होंने एक्चुअली जी हैं, उनके पर्सपेक्टिव से। जब उन्होंने इंडियन आर्मी का पर्सपेक्टिव बताया इस पूरे ऑपरेशन के ऊपर, जो आपसे और मुझसे काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लार्ज स्केल है, तो मुझे एक न्यू फाउंड रिस्पेक्ट आई टुवर्ड्स द इंडियन आर्मी, ये समझ के कि इतने गंभीर सिचुएशन में, इतने कठिन परिस्थितियों में भी इंडियन आर्मी ने वही किया जो सबके लिए सही है, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को साइड में रख के। दिस वॉज अ ह्यूज लर्निंग फॉर मी एंड आई होप इट वॉज फॉर यू एज वेल। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके के पॉडकास्ट करें हमारे चैनल पे, तो आप कमेंट करके हमें बताइए। वी विल रीड योर कमेंट्स एंड वी विल ऑल्सो रीड योर DMs एंड योर फीडबैक मैटर्स। वन मोर रिक्वेस्ट, मी एंड माई टीम वी वर्क वेरी हार्ड टू ब्रिंग द बेस्ट काइंड ऑफ गेस्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू, एंड हम ऐसी कहानियाँ बताना चाहते हैं जो एक्चुअली लाइफ्स को चेंज करे, उन्हें अफेक्ट करे। तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग द ब्राउन गाय पॉडकास्ट।